नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी वाइंस ऑफिशियल पर। तो आज की इस वीडियो में हम जनवरी से लेकर नवंबर तक का पूरा करंट अफेयर का निचोड़ देख लेंगे। अगर आपकी परीक्षा है तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखकर जाना, यहाँ से आपको एक प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। तो जनवरी से लेकर नवंबर तक का इसमें आपको करंट अफेयर देखने को मिलेगा। अभी नवंबर महीना ख़त्म होगा तो मैं नवंबर का एक मंथली करंट अफेयर भी ले आऊँगा, लेकिन अभी आपकी परीक्षाएं हैं तो जनवरी से लेकर नवंबर तक का पूरा करंट अफेयर का निचोड़ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। एमसीक्यू क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो शुरुआत अभी आप कहोगे कि 101 से क्यों कर रहा हूँ मैं, तो क्या है कि पहले मैं आपको नवंबर महीने का जो करंट अफेयर है वीडियो की शुरुआत में करा देता हूँ, ताकि अगर किसी को रिसेंट महीने का एक करंट अफेयर देखना हो तो यहीं से वो शुरुआत में ही वीडियो देख ले। लेकिन अगर आप पूरी वीडियो को ख़त्म कर देते हैं ना, तो विश्वास कीजिए कि आपको करंट अफेयर यहाँ से बाहर देखने को नहीं मिलेगा। करंट अफेयर का क्वेश्चन आपका यहाँ से निकल जाएगा, इसीलिए पूरी वीडियो को ध्यान से देखना। पहले मैं 101 से करवा देता हूँ, ताकि पहले जो अभी नवंबर महीने का करंट अफेयर शुरू में हो जाए, फिर बाद में जनवरी से लेकर अक्टूबर तक का करंट अफेयर रहे। तो पहला है कि इटली ने 2025 के डेविस कप फाइनल में किस देश को हराकर शीर्ष स्थान पाया है। तो इटली ने हाल ही में डेविस कप फाइनल में किस देश को हराया है, तो इटली ने हराया है स्पेन को। स्पेन को हराकर शीर्ष स्थान पाया है, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। तो जो इवेंट हुआ था डेविस कप फाइनल 2025, इसमें इटली विजेता रही है। चौथा डेविस खिताब इसने जीता है, और हराया किसे, तो स्पेन को हरा है। इसमें प्रमुख खिलाड़ी रहे हैं माटेओ बेरेटिनी, फ्लोवियो कोबोली, ये इटली के दोनों खिलाड़ी हैं, और पाब्लो और जामे ये स्पेन के खिलाड़ी हैं। और अगला प्रश्न है कि इथोपिया के हेयल गुब्बी ज्वालामुखी का जो विस्फोट हुआ है, अभी ये विस्फोट हुआ है, ये कितने वर्षों के बाद हुआ है। ये जो विस्फोट हुआ है ना इथोपिया में, ये लगभग 12,000 साल बाद हुआ है। आप देख रहे हो, लगभग 12,000 वर्षों के बाद इथोपिया में हेली गुब्बे ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ है। ये ज्वालामुखी आपसे पूछा जा सकता है कि हेली गुब्बी ज्वालामुखी कहाँ पर है, क्योंकि करंट में ये है, यहीं से स्टैटिक जीके का प्रश्न बन जाएगा। ये ज्वालामुखी कहाँ पर है, तो ये इथोपिया में है। तो हेली गुब्बी ज्वालामुखी इथोपिया की रिफ्ट वैली में स्थित है, और जो इसका विस्फोट है ये लगभग 12,000 सालों बाद हुआ है। और यह विस्फोट इतनी ऊंचाई, यानी कि लगभग 14 किलोमीटर तक ज्वालामुखी राख को फैल गया था। इसमें आप देख रहे हो बहुत ही ऊंची इसकी राख, और इसने भारत और पाकिस्तान के जो हवाई मार्ग थे ना, उसको भी प्रभावित किया था। और राख के बादल जेट इंजन में के लिए खतरनाक होते हैं, क्योंकि ये इंजन में पिघल सकते हैं। तो इसीलिए आपको ज्वालामुखी काफ़ी खबरों में रहा है, इसलिए आपको इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो अगर आपको इंडियन पॉलिटी पढ़नी है तो मैंने एप्लीकेशन पर इंडियन पॉलिटी कवर कर दी है। 52 वीडियो अराउंड मैंने अपलोड कर दिए हैं, पूरी पॉलिटी ख़त्म कर दी है। वहाँ पर आपको पूरी पॉलिटी डिटेल में उसके नोट्स प्लस फ्री पॉलिटी ई बुक मिल जाएगी 121 में ही एप्लीकेशन में। इससे बाहर आपको पॉलिटी देखने को नहीं मिलेगी। और अगर आपको ई बुक वगैरह व्यय करनी है तो अभी सभी ई बुक पर डिस्काउंट ही चल रहा है, 60 रुपये में मिल जाएगी। और ये आपको एप्लीकेशन पर ही मिल जाएगी, या तो आप वेबसाइट से भी बाय कर सकते हो, नहीं तो आप व्हाट्सएप नंबर से भी बाय कर सकते हो। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, जो भी अपडेट वगैरह होता है यहाँ पर मिलता रहता है, और पुरानी पीडीएफ जो है यहाँ पर अपलोड है। अगला प्रश्न है कि मैक्स वेरस्टेपन ने 2025 का लॉस वेगास ग्रैंड प्रिक्स में किस टीम के लिए रेस जीती है। तो अभी मैक्स वेरस्टेपन ने ग्रैंड प्रिक्स आपको पता जीत ली है। ये किस टीम के लिए जीती है ये रेस, तो रेड बुल, ऑप्शन ने इसका सही जवाब होगा। में आप देखो प्रथम स्थान पर आए मैक्स, दूसरे स्थान पर आए लैंडो, और तीसरे स्थान पर आए जॉर्ज जॉर्ज रसल। ये रेड बुल रेसिंग इनकी टीम है, इनकी मैकलारेन और इनकी मर्सिडीज। पहला प्रश्न है कि हाल ही में धर्मेंद्र का निधन हो गया। बॉलीवुड स्टार थे धर्मेंद्र, आपको पता है। और धर्मेंद्र को बॉलीवुड में किस उपनाम से जाना जाता था, तो धर्मेंद्र को बॉलीवुड में ही मैन के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन ए ही मैन इसका सही जवाब होगा। तो धर्मेंद्र ने 1960 में फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की थी, और इन्होंने 6 दशकों से अधिक अपने करियर में एक्शन पैक्ड और दमदार भूमिकाएं निभाई हैं। इसीलिए इन्हें बॉलीवुड का ही मैन कहा जाता था, और ये बॉलीवुड के सबसे लोकप्रिय और सम्मानित सितारों में से एक थे। और 24 नवंबर 2025 को मुंबई में इनका 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया। और इनके शानदार करियर में इन्होंने
300 से अधिक फिल्में शामिल हैं। इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। और इनकी जो अंतिम फिल्म है 21, ये भी रिलीज होगी 25 दिसंबर को, जो कि इनकी विरासत को यादगार बनाएगी। 25 दिसंबर को ये रिलीज होगी 21। तो अब आगे चलें। अगला प्रश्न है कि न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने भारत के कौन से नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की पद की शपथ ली है। तो नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो अभी बने हैं, ये कौन से नंबर के बने हैं। ये 53rd नंबर के बने हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। 53वें बने हैं ये। कौन? न्यायमूर्ति सूर्यकांत। तो आप देखिए 53rd बने हैं सूर्यकांत। इनसे पहले कौन थे? तो इनसे पहले थे भूषण राम कृष्ण गवई, BR गवई थे। इससे पहले संजय खन्ना थे। इससे पहले चंद्रचूड़ थे, DY चंद्रचूड़। उनसे पहले उदय उमेश ललित। तो इतना पुराना तो नहीं पूछा जाएगा आपसे। आपसे यही पूछा जाएगा कि अभी कौन बने हैं। सूर्यकांत बने हैं, इनसे पहले गवई साहब थे। तो अब आगे चलें। तो अगला प्रश्न है कि अभी हाल ही में आपको पता है कि तेजस जेट दुर्घटना हो गई है। जो हमारा तेजस फाइटर जेट था, ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया और पायलट की भी मृत्यु हो गई। तो ये कहाँ पर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है? ये दुबई एयर शो के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। कहाँ पर? दुबई एयर शो के दौरान। तो तेजस युद्धाभ्यास के दौरान दुबई एयर शो में एक एरोबेटिक प्रदर्शन करते हुए दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। और यह दुर्घटना स्थानीय समयानुसार दोपहर 2:08 पर हुई थी, जिसमें पायलट की जो जान है तुरंत चली गई थी। और फुटेज से पता चलता है कि जो पायलट था ना, ये बैरल रोल पैंतरेबाजी का मतलब ये उड़ता है फाइटर जेट, तो घुमाते हैं ना, इसको रोटेट करते हैं 360, तो उसी को कहते हैं बैरल रोल पैंतरेबाजी। ये कर रहे थे। उसी समय गति, कोण और ऊंचाई का सटीक प्रबंधन आवश्यक होता है। लेकिन किसी भी छोटी चूक के कारण ये विमान नियंत्रण खो बैठा है। अब इस पर जांच हो रही है कि क्या गलती हुई थी, इसमें क्या हुआ था। लेकिन इसमें नियंत्रण खो दिया, जिसके कारण क्या हुआ, ये जो हमारा फाइटर जेट था ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया फाइटर जेट, और इसके साथ ही पायलट की मृत्यु भी हो गई। तो अब आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। तो निम्नलिखित में से किसे 2025 में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में चुना गया है? अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में चुना गया अभी रोजर फेडरर को। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। तो रोजर फेडरर को हॉल ऑफ फेम में चुना गया है। तो ये कहाँ के? स्विट्जरलैंड के हैं। और क्या कहते हैं, 1998 से 2022 तक इनका करियर रहा है। और सितंबर 2022 में इन्होंने संन्यास ले लिया था। इन्हें फेड एक्सप्रेस और किंग रोजर के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने अगर बात की जाए तो कुल 20 ग्रैंड स्लैम अवार्ड जीते हैं, जिसमें से 8 विंबलडन है, विंबलडन 8, और ऑस्ट्रेलियन ओपन 6 खिताब हैं, US ओपन 5 खिताब, फ्रेंच ओपन 1 खिताब जीता है। और ये अपनी एरा में सभी 4 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले 8 पुरुष खिलाड़ियों में से एक हैं। करियर स्लैम कहा जाता है। तो 20 इन्होंने ग्रैंड स्लैम अवार्ड जीते हुए हैं और इन्हें हाल ही में टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। अब अगला प्रश्न है कि स्विट्जरलैंड और आयरलैंड को हॉर्नबिल महोत्सव 2025 के लिए किस राज्य ने भागीदार देश घोषित किया है? तो जो हॉर्नबिल महोत्सव है ना, ये कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये नागालैंड में मनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में हर साल 1 से 10 दिसंबर तक कोहिमा के पास किसामा हेरिटेज विलेज में आयोजित होने वाला त्योहारों का महोत्सव है। इसे कहा जाता है त्योहारों का महोत्सव। और यह नागालैंड की 17 प्रमुख जनजातियों की समृद्ध संस्कृति, नृत्य, संगीत और शिल्प को प्रदर्शित करता है। और इसका नाम ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल पक्षी के नाम पर रखा गया है, जो कि नागा संस्कृति में पवित्र माना जाता है। यह भारत और विदेश से यहाँ पर हजारों पर्यटकों को आकर्षित करने वाला एक महत्वपूर्ण आयोजन होता है। इसमें इस बार स्विट्जरलैंड और आयरलैंड का देश को भागीदार घोषित किया गया है। तो क्या होता है कि ये जो त्यौहार है और इसकी संस्कृति है नागाओं की, इसको वैश्विक पहचान मिलती है, पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलता है, और सांस्कृतिक आदान प्रदान भी होता है। अब अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सभी 12 टेस्ट खेलने वाले देशों के खिलाफ शतक लगाने वाले विश्व के पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो जो 12 जो जिन्हें टेस्ट टीम कहा जाता है ना, उनके खिलाफ शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं शाई होप। वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं।
तो इससे पहले क्या था कि सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ भी लगा चुके थे, लेकिन उस समय आयरलैंड और अफगानिस्तान या भी नई टीमें बनी हैं जो जो कि टेस्ट मैच खेलती हैं। इससे पहले ये नहीं खेलती थी ना, इनके खिलाफ उन्होंने नहीं लगाया था। आई होप ने सभी के खिलाफ लगा दिया है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि नवंबर 2025 में थाईलैंड में आयोजित मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता है? मिस यूनिवर्स का खिताब जीत लिया है फातिमा बोश ने। ये मैक्सिको की हैं और इन्होंने हाल ही में मिस यूनिवर्स का खिताब जीत लिया है। तो मिस यूनिवर्स का खिताब मैक्सिको की फातिमा बोश ने जीता है और यह प्रतियोगिता थाईलैंड के नोंथाबुरी जिले में हुई है। भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली जो मनिका विश्वकर्मा थी ना, ये शीर्ष 30 में शामिल हुई हैं, लेकिन टॉप 12 में स्थान नहीं बना पाई। तो अब आगे है कि नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कितनी बार शपथ ली है? तो नीतीश कुमार ने ये 10वीं बार शपथ ली है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा, 10वीं बार। तो देखिए, जो अभी बिहार का इलेक्शन हुआ आपको पता है, उसमें जो एनडीए अलायंस है, बीजेपी और उनकी जो गठबंधन पार्टी है, उसको 202 सीटें मिली हैं। महागठबंधन को 35 सीटें मिली हैं और अदर 6 सीटें। टोटल वहाँ पर कितनी विधानसभा की सीटें हैं बिहार में? 243। 122 मेजोरिटी का आंकड़ा था बहुमत का, और एनडीए ने ये आंकड़ा पार कर लिया है। इसमें बीजेपी को सबसे ज़्यादा 89 सीटें मिली हैं। उसके बाद जेडीयू जो नीतीश कुमार की पार्टी है 85, एलजेपी रामविलास पासवान की जो है 19 सीटें, हमको 5, आरएलएम को 4, और इधर जो महागठबंधन पार्टी है जिसमें आरजेडी अभी लालू यादव की पार्टी है 25 सीटें, कांग्रेस को मिली है 6 सीटें, सीपीआई को 1, सीपीआई एमएल को मिली हैं 2 और आईआईपी को मिली है 1। बाकी अन्य में आई हैं 6 सीटें। तो अब अगला प्रश्न है कि मिशेल बैचलेट को इंदिरा गांधी पुरस्कार 2024 जो भी हाल ही में दिया गया, किसके लिए दिया गया है? तो मिशेल बैचलेट को ये पुरस्कार जो है शांति, निशस्त्रीकरण और विकास के लिए दिया गया है। तो फॉर पीस, डिसआर्ममेंट एंड डेवलपमेंट के लिए ये दिया गया है मिशेल बैचलेट को। तो चिली की पहली और एकमात्र महिला राष्ट्रपति और मानवाधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट्र की पूर्व उच्चायुक्त मिशेल बैचलेट को ये 20 नवंबर 2025 को नई दिल्ली में ये शांति का पुरस्कार दिया गया है, इंदिरा गांधी पुरस्कार। और किसके द्वारा दिया गया है? तो सोनिया गांधी के द्वारा दिया गया। अब आगे देखें, अगला प्रश्न है कि ब्राजील के पहले में संयुक्त राष्ट्र कोप 30 जलवायु शिखर सम्मेलन के दौरान जो जारी हुई है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, यानी कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग कितने स्थान गिरकर कौन से स्थान पर आ गई है? तो भारत की रैंकिंग 13 स्थान गिरकर अब 23वें नंबर पर आ गई है। क्लाइमेट के मामले में कौन से नंबर पर? 23वें नंबर पर। तो अब आगे चलें, तो देखिए, ब्राज़ील के बेलम में जो अभी आयोजन हुआ जलवायु शिखर सम्मेलन का, इसमें जो क्या कहते हैं रैंकिंग आई है, तो भारत की रैंकिंग 13 स्थान गिरकर 23वें स्थान पर आ गई है। इसमें टॉप किसने किया है? तो किसी भी देश ने सारे मानदंडों को तो जलवायु वाले पूरा नहीं किया, इसलिए टॉप 3 स्थान खाली हैं। और चौथे नंबर पर है डेनमार्क, 5वें पर है मोरक्को, छठे पे है यूके, और सबसे नीचे देखा जाए, सबसे नीचे है सऊदी अरब, ईरान और अमेरिका। आगे चलें, तो अगला प्रश्न है कि छठा भारत वियतनाम संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है विबनेक्स, वियतनाम और भारत के जो मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये कहाँ शुरू हुई? ये वियतनाम के हनोई में हुई है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आगे है कि टाइम आउट सर्वेक्षण के अनुसार एशिया का सबसे खुशहाल शहर कौन सा है? तो अभी एक सर्वे हुआ था, उसमें एशिया का सबसे खुशहाल शहर है मुंबई। हाँ जी, बिल्कुल सही। मुंबई एशिया का सबसे खुशहाल शहर बना है। अगर आप लिस्ट देखोगे, नंबर 1 पर मुंबई है, नंबर 2 पर बीजिंग चाइना का, फिर शंघाई, फिर चियांग माई, हनोई, जकार्ता, हांगकांग, बैंकॉक, सिंगापुर और सोल। लेकिन नंबर 1 पर है एशिया में सबसे खुशहाल शहर मुंबई। अब आगे है, सर्वोच्च न्यायालय ने झारखंड के किस वन को वन्य जीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित करने का निर्देश दिया है?
तो सुप्रीम कोर्ट ने किस फॉरेस्ट को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रूप में नोटिफाई करने के लिए कहा है? तो यह सारंडा वन। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन ए, ये कहाँ पर है? झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में, और लगभग 820 से लेकर 900 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। एशिया का सबसे बड़ा जो साल वन है, साल के जो वृक्ष होते हैं, जिसे एरिया रोबस्टा कहा जाता है। और जैव भौगोलिक क्षेत्र कहा जाए, जियोग्राफिकल लोकेशन इसकी है छोटा नागपुर वाला पठार। ये मैंने अभी आपको ज्योग्राफी में पढ़ाया था। और लुप्त प्राय प्रजातियां कुछ यहाँ पर पाई जाती हैं, जैसे सालवन कछुआ, चार सिंग वाला मृग, एशियाई पाम सिविड और जंगली हाथी यहाँ पर देखने को मिलता है। और कुछ जनजातियां भी निवास करती हैं, जैसे हो, मुंडा, उराव और संबंध। और लौह अयस्क की बात की जाए तो भारत के भंडार का 26% लौह अयस्क यहाँ पर देखने को मिलता है। अब आगे है कि कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ष 2025 का शब्द कौन सा घोषित किया है? इसे यानी कि वर्ड ऑफ द ईयर 2025 घोषित किया गया है कैम्ब्रिज डिक्शनरी के द्वारा। ये शब्द है पैरासोशल। अब पैरासोशल का मतलब क्या है? तो पैरासोशल का मतलब है, जैसे आप किसी भी इंस्टाग्राम वगैरह पर किसी को फॉलो करते हो या यूट्यूब पर फॉलो करते हो, वो भले ही आपको ना जान रहा हो, लेकिन यहाँ पर कई लोग होते हैं उसके लिए जीने मरने को उतारू हो जाते हैं ना, इसी को कहते हैं पैरासोशल। यानी कि ये एक ऐसा शब्द है जिसका मतलब होता है जब कोई व्यक्ति किसी मशहूर व्यक्ति, जैसे अभिनेता, गायक, यूट्यूबर या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से ऐसा रिश्ता महसूस करता है जैसे वो उसका दोस्त हो, लेकिन यह रिश्ता एक तरफा होता है। यानी वह व्यक्ति अपने पसंदीदा सेलिब्रिटी के जीवन से जुड़ा हुआ तो महसूस करता है, उसका दुख सुख समझता है, पर सेलिब्रिटी को उसकी मौजूदगी या उसके बारे में पता नहीं होता। यह भावना सोशल मीडिया के ज़माने में बहुत बढ़ गई है, जहाँ लोग अपने पसंदीदा लोगों को, परिवार को करीबी जैसा समझने लगते हैं। मतलब आप तो उसे करीबी समझते हो, लेकिन वो जो अभिनेता है या इन्फ्लुएंसर है, वो आपको जानता ही नहीं, समझेगा क्या? इसी को कहा जाता है पैरा सोशल, जहाँ आपका जुड़ाव बहुत ज़्यादा मतलब जहाँ पर आपका जुड़ाव एक तरफा होता है सोशल मीडिया के जरिए, इसलिए सोशल है इसमें, पैरा सोशल। तो आगे अब हम एक से शुरू करते हैं। हमने नवंबर वाले जो इंपॉर्टेंट थे देख लिए, बाकी जनवरी से अक्टूबर वाला पढ़ना शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि हाल ही में बोलीविया के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो बोलीविया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब क्या है? जॉर्ज, आप बताइए इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, रोड्रिगो पाज परेरा। ये इसके नए राष्ट्रपति बने हैं बोलीविया के। तो देखिए इसके जो एक्स्ट्रा फैक्ट है वो हम देख लेते हैं। तो जो परेरा है ना, पेरेरा, ये 58 वर्ष के हैं, जो कि बोलीविया के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। और इन्हें अराउंड 55% वोट मिले हैं, 54.53%। और इन्होंने अपने प्रतिद्वंदी टूटो, जिसे क्वेरोगा कहा जाता है, इन्होंने पराजित किया है। और आप अगर देखेंगे तो आपके लिए बस इतना जानने की जरूरत नहीं है, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि जो बोलीविया के नए राष्ट्रपति बने हैं, रोड्रिगो पेरेरा बने हैं। और बोलीविया जो है, आप देखेंगे मैप में, तो साउथ अमेरिकन कंट्री है ये, आप देखेंगे ये है बोलीविया, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। इसकी जो मुद्रा है वो बोलीवियानो है। अगर हम इसके लोकेशन की बात करें तो दक्षिण अमेरिका यानी कि साउथ अमेरिका में स्थित है। और राजधानी बात करें तो दो इसकी कैपिटल है। सुक्रे जो इसकी है संवैधानिक और न्यायिक राजधानी है, लेकिन जो पार्लियामेंट वगैरह है जो वो है लापाज में, तो इसलिए लापाज इसकी प्रशासनिक, जहाँ से प्रशासन चलता है, विधायी राजधानी है, जहाँ सरकार का केंद्र है। तो सुक्रे और लापाज यहाँ की अपनी कैपिटल है बोलीविया की। तो अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो क्वेश्चन 2 है कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया गया है? तो एक्सरसाइज हुई है, मिलिट्री एक्सरसाइज, दो देशों के बीच में। किस देश के बीच में? इसका नाम क्या है? INROKN। तो इसके नाम से ही क्लियर हो जाना चाहिए वैसे आपको। दक्षिण कोरिया के, ये साउथ कोरियन मतलब साउथ कोरिया कंट्री के साथ ही हमारी मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। तो देखिए, भारत प्रशांत क्षेत्र और समुद्री सहयोग की नई दिशा में बढ़ता है। तो INROKN है ना, IN से क्या हुआ? इंडिया, और RO मतलब कि रिपब्लिक ऑफ, KN मतलब कोरिया नेवी, मतलब कि समुद्री सेना के बीच में हुआ भारतीय नौसेना और क्या कहते हैं हमें यहाँ की साउथ कोरिया की नौसेना। तो आप IN को इंडिया या इंडियन नेवी कह सकते हैं, इंडियन नेवी और रिपब्लिक ऑफ कोरियन नेवी। तो INROKN आएगा तो आपको तुरंत समझ आ जाएगा। वैसे IN इंडियन रिपब्लिक है, फुल फॉर्म वैसे तो यूज़ की गई है, लेकिन आपको याद रखने के लिए इंडियन नेवी और
कोरियन नेवी। तो इससे आपको याद रहेगा कि INROKN किसके बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है नौसेना की, तो ये हुई है साउथ कोरिया के साथ। और कहाँ पर हुई है, तो दक्षिण कोरिया में ही बुसान नौसैनिक अड्डे में हुई है। और भारतीय जहाज किसने भाग लिया था, तो INS सहाद्री, जो कि शिवालिक श्रेणी फ्रिगेट का पार्ट है। और कोरियाई जहाज कौन सा था, आरोक्यस ग्योंगनाम। और दक्षिण कोरिया की बात की जाए, राजधानी कौन सी है, सियोल। और दक्षिण कोरिया की मुद्रा कौन सी है, तो वॉन। तो अब आगे चलें। तो अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस भारतीय PSU यानी कि पब्लिक सेक्टर यूनिट भारतीय सार्वजनिक उपक्रम को मिनी रत्न का दर्जा प्राप्त दिया गया है, प्रदान किया गया है। तो मिनी रत्न का दर्जा प्रदान किया गया है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को, HSL से हाल ही में मिनी रत्न का दर्जा दिया गया है। तो भारत की सबसे पुरानी ये शिप बिल्डिंग कंपनियों में से एक है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, और इसे 14 अक्टूबर को मिनी रत्न का दर्जा प्रदान किया गया है। और संगठन का नाम तो जैसे मैंने आपको बताया, और जो ये क्या कहते हैं हिंदुस्तान शिपयार्ड है ना, ये रक्षा मंत्रालय के अधीन आती है। ठीक। तो 1941 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय की बात की जाए तो आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में है, और रक्षा मंत्रालय के अधीन है। और इसमें भी कैटेगरी होती है, रत्न में भी कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, तो कैटेगरी 1 में से डाला गया है। जिससे इसको फायदा क्या होगा, तो इससे वित्तीय स्वायत्तता, फाइनेंशियल लिबर्टी मिलेगी, ज्वाइंट वेंचर और विदेशी तकनीक में सहयोग की अनुमति मिलेगी, क्योंकि गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग में है और मिनी रत्न का दर्जा दे दिया गया है। ऐसी किसी कंपनी को मिनी रत्न नहीं मिल जाता, ये मैंने पढ़ाया भी हुआ है कि हाँ इतने साल लगातार प्रॉफिट करे, इतना वो करे, तब जाकर सरकार उसे रत्न का दर्जा देती है। अब आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के अनुसार कौन सा देश दुनिया के सबसे ऊपर और भारत की रैंक क्या है। मतलब कि पासपोर्ट की जो रैंकिंग आई है उसमें नंबर 1 पर कौन सा देश है, और भारत की क्या रैंकिंग है, इंडिया की रैंकिंग क्या है, ये आपको बतानी है। तो देखिए, नंबर 1 पर तो है सिंगापुर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सिंगापुर। सिंगापुर नंबर 1 पर है, और भारत की रैंकिंग है 85, 50वें नंबर पर भारत है। तो सिंगापुर आप देखोगे नंबर 1 पर है। और नंबर 2 पर दक्षिण कोरिया, ये सब रैंकिंग का हिसाब है। नंबर 5 पे ऑस्ट्रेलिया। और भारत की बात की जाए तो भारत 50वें नंबर पर है, चीन 64वें नंबर पर है, भूटान 89, ये जो भारत के पड़ोसी देश हैं उनकी रैंकिंग मैं आपको बता रहा हूँ साथ में। श्रीलंका 96 पर है, पाकिस्तान 106 पर है, अफगानिस्तान 110 पर है। और भारत की रैंकिंग है 85, और सिंगापुर की रैंकिंग है नंबर 1, ये रेटिंग है उसकी। अब आगे चलें। तो अगला प्रश्न है कि फिल्म फेयर अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर यानी निर्देशक का पुरस्कार किस फिल्म और निर्देशक को मिला। तो प्रश्न यह है कि बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है और बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है ना, और सॉरी डायरेक्टर का अवार्ड किसे मिला, निर्देशक का। तो जो फिल्म फेयर अवार्ड हुआ है 2025, इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है लापता लेडीज को। तो लापता लेडीज ये रहा। और जो बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है इन्हीं की डायरेक्टर किरण राव को। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। तो देखिए, बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है लापता लेडीज को। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी जिन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है, किरण राव, इन्हें मिला है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है लीडिंग रोल में अभिषेक बच्चन और कार्तिक आर्यन को। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है आलिया भट्ट को। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर पूछ लिया जाता है तो रवि किशन। और सपोर्टिंग एक्ट्रेस जो हैं छाया कदम। ठीक। ये सब आपको याद रखने हैं, बस एक्टर डायरेक्टर ये सब पूछा जाता है, बाकी कुछ ज़्यादा पूछा नहीं जाता इससे। मैंने लिस्ट आपको दे दी है। अगला प्रश्न है कि 2023 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार हाल ही में दिया गया है, किसे दिया गया है। तो हाल ही में जो दिया गया है दादा साहब फाल्के पुरस्कार, ये दिया गया मोहनलाल को। मोहनलाल से पहले मिथुन चक्रवर्ती को मिला था, तो मोहनलाल लेटेस्ट मिला है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। जो मोहनलाल है इन्हें 2023 के लिए दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया है, और ये मलयालम फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित है। और यह अवार्ड इन्हें 23 सितंबर को जो 71st नेशनल फिल्म अवार्ड हुआ था इस फंक्शन में दिया गया। और मोहनलाल विश्वनाथन केरला से संबंधित हैं। इन्हें पहले पद्मश्री, पद्म भूषण भी मिल चुका है, और अब दादा साहब फाल्के अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है मोहनलाल। अब आगे चलते हैं। तो नोबेल पुरस्कार 2025 में भौतिकी का पुरस्कार किस खोज के लिए दिया गया है। यानी कि फिजिक्स में जो पुरस्कार दिया गया है, क्या कहते हैं, 3 जने को मिला है, 3 लोगों को फिजिक्स में। तो ये किसके लिए मिला है, तो ये मिला है क्वांटम टनलिंग एंड एनर्जी क्वांटिजेशन इन इलेक्ट्रिक सर्किट, ऑप्शन ए
इसका सही जवाब होगा। इसके लिए फिजिक्स में इस बार का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो देखिए, शांति का जो पुरस्कार मिला है, इसके विजेता है मारिया कोरिनो मचाडो, वेनेजुएला की। वेनेजुएला के लोगों के लिए इन्होंने लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने और तानाशाही से लोकतंत्र में शांतिपूर्व बदलाव लाने के लिए अथक संघर्ष किए हैं। इसके लिए इन्हें शांति पुरस्कार मिला, नोबेल शांति पुरस्कार, मारिया कोरिना मचाडो को, वेनेजुएला की हैं। साहित्य में बात की जाए तो साहित्य में मिला है लासजलो होरकाई। तो देखिए, इतना आपको याद नहीं रखना, लासजलो याद रखना। लासजलो ये हंगरी की हैं। हंगरी के इनका कारण क्या था? इनके शक्तिशाली और दूरदर्शी काम के लिए, जो कि प्रलय के अंधेरे के बीच कला की स्थायी शक्ति और महत्व को फिर स्थापित करता है, इसके लिए इन्हें मिला है लासजलो को साहित्य में। तो शांति में मारिया को, और एक तो देखिए शांति और नाम में क्या है, मार हिंसा है, तो ये शांति में इनको मिला है। साहित्य में मिला है लासजलो को। और भौतिकी में मिला है, जो अभी हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक सर्किट में मैक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग और ऊर्जा मात्रा का पता लगाने के लिए इन्हें मिला है। फिजिक्स में किन्हें किन्हें मिला है? तो देखिए, जॉन क्लार्क, मिशेल एच डेवरेट, ठीक, और जॉन एम मार्टिनिस, अमेरिका के हैं ये तीनों, इन्हें मिला है। तो मार्टिनेस, डेवोरेट और क्लार्क, इन तीनों को फिजिक्स में नोबेल अवार्ड मिला है। और बात की जाए केमिस्ट्री में किसे मिला है, तो केमिस्ट्री में मिला है सुसुमु किटागावा। तो ऐसे जो नाम होते हैं जापानीज ही होते हैं, आपको पता है, किटागावा को मिला है। रिचर्ड रॉबसन, ऑस्ट्रेलिया के, इन्हें मिला है। और उमर एम यागी, अमेरिका के, इन्हें मिला है। तो मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के विकास के लिए इन्हें आणविक वास्तुकला, जो कि एक नई वास्तुकला है, एटॉमिक वास्तुकला है, केमिस्ट्री में इन्हें मिला है। तो किटागावा, रॉबसन और यागी, इन तीनों को केमिस्ट्री में मिला है। फिजियोलॉजी यानी कि मेडिसिन में किसे मिला है, तो मेडिसिन में मिला है परिधीय प्रतिरक्षा सहिष्णुता के संबंध में खोजों के लिए। तो ब्रंको, अमेरिका के, रैम्सडेल, डेल नाम के पीछे क्या, डेल, अमेरिका के, और शिमोन साकागुची जापान के। तो इन तीनों को मिला है ब्रंको, रैम्सडेल और शिमोन साकागुची। और बात की जाए इकोनॉमिक्स में, अर्थशास्त्र में किसे मिला है, तो जोएल मोकिर, अमेरिका के हैं, फिलिप एगियन, ब्रिटेन और फ्रांस के हैं, और पीटर होविट, अमेरिका के हैं। आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और नवाचार की भूमिका, इनोवेशन की भूमिका में उनके शोध के लिए, रिसर्च के लिए मिला है मोकिर, एगियन और होविट को। अब आगे हैं कि बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं। तो बीसीसीआई के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं मिथुन मनहास। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। ये बीसीसीआई के 37वें प्रेसिडेंट बने हैं। मिथुन मनहास ने रोजर बिन्नी को रिप्लेस किया है। इनसे पहले कौन थे? रोजर बिन्नी, जिन्हें 29 अगस्त को इस पद से रिजाइन कर दिया था। तो प्रेसिडेंट है मिथुन मनहास बीसीसीआई के, वाइस प्रेसिडेंट है राजीव शुक्ला, सेक्रेटरी हैं देवाजी सैकिया, और मेन टीम के कोच हैं गौतम गंभीर, और वुमेन टीम के कोच हैं अमोल मजूमदार। अगला प्रश्न देखें। अब अगला प्रश्न है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है। तो इनोवेशन में भारत की रैंकिंग है 19 दूना 38, ऑप्शन सी, 38वें नंबर पर है भारत इनोवेशन में। तो इसको जारी कौन करता है ये सूचकांक, तो ये विपो यानी कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। और इसका उद्देश्य है कि ये सूचकांक दुनिया भर के जो देशों में नवाचार क्षमताओं का आकलन करना होता है। भारत की रैंकिंग 139 अर्थव्यवस्थाओं में से 38वें नंबर पर है। और 2020 में बात की जाए तो ये 48वें स्थान पर था, जो कि एक महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। 5 देशों की बात की जाए, टॉप 5 देशों में नंबर 1 पर है स्विट्जरलैंड, नंबर 2 पर है स्वीडन, और नंबर 3 पर है अमेरिका। और भारत में भी अगर जो भारत के जो जिले हैं उनमें देखा जाए कि कौन सा शहर अच्छा इसमें कर रहा है इनोवेशन के मामले में, नवाचार के मामले में, तो बेंगलुरु 21वें नंबर पर है, दिल्ली उसके बाद है, फिर मुंबई है, फिर चेन्नई आता है। ये टॉप 4 है भारत में, ठीक। तो भारत की वैसे ओवरऑल रैंकिंग है 38वें नंबर पर आता है भारत। तो अगला प्रश्न है कि 2025 में मेंस कैटेगरी में बैलन डीओर अवार्ड किसे दिया गया है। तो बैलन डीओर अवार्ड बहुत ही प्रतिष्ठित अवार्ड है, पता है आपको, फुटबॉल में दिया जाता है। ये किसे मिला है, तो ये मिला है ओस्मान डेम्बेले। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। तो 2025 का जो बैलन डीओर अवार्ड दिया गया है ना, ये पेरिस फ्रांस में दिया गया है। और ये श्रेष्ठ उस सीजन के जो सबसे श्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी होता है उसको दिया जाता है। तो जो मेन में दिया गया है, ये दिया गया है किसे, मैंने आपको बताया, ओस्मान
ओस्मेन डेम्बेले जो कि फ्रांस के हैं, जिनका पहला बैलन डोर अवार्ड है। और बात की जाए महिलाओं में, वुमेन में, तो वुमेन में मिला है एटाना बोनामाटी को। एटाना बोनामाटी ये स्पेन की हैं और इनको ये लगातार तीसरी बार मिला है, 2023 में, 24 में, 25 में। और वह इसके इतिहास में लगातार सबसे ज़्यादा बार जीतने वाली दूसरी नंबर की महिला बन गई हैं। इससे पहले मिशेल प्लेटिनी जो कि फ्रांस की थी, उन्होंने लगातार 3 बार जीता था। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो के लगातार 2 बार जीतने का रिकॉर्ड को तोड़ा था इन्होंने, प्लेटिनी ने। और मेसी ने ये पहले नंबर पर हैं, जिन्होंने लगातार 4 बार बैलन डोर अवार्ड जीता हुआ है। तो अभी आपको बस इतना याद रखना है कि इस बार मैन में मिला है बैलन डोर ओस्मान डेम्बेले को, और वुमेन में मिला है एतियाना बोनमैती को। अब आगे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने सारा लिख दिया हुआ है, सारी लिस्ट आपको दे दी हुई है कि मेंस बैलन डोर जीता है डेम्बेले ने, वुमेन में जीता है बोनमैटी ने। और भी जो ट्रॉफी के अवार्ड होते हैं जो कि इसी से रिलेटेड हैं, फुटबॉल से पूछे जाते हैं, कोपा ट्रॉफी मैन में यामाल ने जीता है और वुमेन में जीता है लोपेज ने। ठीक, इतना आपको याद रखना है, बाकी ये दोनों भी पढ़ लेना, बस ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बैलन डोर वाला। अब आगे चलते हैं कि 2025 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किसने जीता है। तो इसमें से एजुकेट गर्ल ने जीता है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, एजुकेट गर्ल्स। तो देखिए, तो 2025 के रेमन मैग्सेसे अवार्ड विजेताओं की सूची जो मैंने यहाँ पर दी हुई है, पहले नंबर पर मतलब जिनको जिनको मिला है, तो एजुकेट गर्ल्स जो कि इंडिया का एनजीओ है, ग्रामीण भारत में लड़कियों को शिक्षा दिलाने के लिए एक काम करने वाली एक संस्था है, इनको मिला है। और शाहिना अली मालदीव की, मानवाधिकार पर और जनसांख्यिकी सुधार के लिए इनको मिला, सामाजिक कार्यकर्ता हैं ये। और फ्लेविनो एंटोलियो को मिला है जो कि फिलीपींस के हैं, ग्रामीण विकास और सतत कृषि के इनके योगदान के लिए दिया गया है। तो ऑप्शन में ये था, एजुकेट गर्ल्स था, तो हमने इसको टिक कर दिया। अब आगे है कि हुरुन इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार सबसे ज़्यादा मिलीनियर्स किस राज्य में हैं। तो भारत में आपको पता ही होगा कि सबसे ज़्यादा मिलीनियर्स कहाँ हैं, तो महाराष्ट्र में है, क्योंकि मुंबई वहाँ पर है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। तो आप देखिए, नंबर ऑफ मिलीनियर की अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र में 1,78,600 हैं, दिल्ली दूसरे नंबर पर आती है और तमिलनाडु तीसरे नंबर पर आता है। आप देखिए 79,800 दिल्ली में है, और इसके आगे एक लगा दो तो लगभग लगभग इतना ही, अगर मतलब 78 है लेकिन लगभग लगभग एक आगे जोड़ दो तो महाराष्ट्र में आते हैं। अगर सिटीज़ की बात की जाए, ये तो राज्य की बात है ना, महाराष्ट्र, दिल्ली और तमिलनाडु, तो मुंबई, अगर आप देखोगे 1,78,600 पूरे महाराष्ट्र में, इसमें अकेला मुंबई में ही 1,42,000 है। तो आप देख रहे हो, तो मुंबई आता है। अब अगला प्रश्न है कि 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। तो जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ था ये ब्राज़ील में, रियो डी जेनेरियो यहाँ पर हुआ था, ऑप्शन डी। तो 17th जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ था ये रियो डी जेनेरियो में हुआ था, ब्राज़ील में। और जो ब्रिक्स है ये 10 देशों का इंटरनेशनल ग्रुप है। वैसे तो आप कहेंगे कि 5 इन और भी देशों को शामिल किया गया है, कि जो संस्थापक हैं 1, 2, 3, 4, वैसे 4 देश इसके संस्थापक थे, बाद में एक को शामिल कर लिया गया था, 5 हो गए थे, इसी के नाम से इसका ब्रिक्स नाम पड़ा था। लेकिन बाद में अन्य देशों को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। और कहीं कहीं पर आप पढ़ोगे कि 11 देश हैं, तो 11 नहीं, अभी 10 ही हैं, क्योंकि सऊदी अरेबिया ने क्या है कि अभी इसका स्वीकार नहीं किया है। हमने उसको मतलब ब्रिक्स ने उसको प्रपोजल दिया हुआ है, लेकिन अभी उसने अमेरिका के कारण स्वीकार नहीं किया हुआ। तो ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका तो आपको पता ही है ब्रिक्स। फिर इजिप्ट, इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और यूएई। और 16 जून 2009 को ये ब्रिक्स की स्थापना हुई थी। 2010 में साउथ अफ्रीका ने इसे ज्वाइन कर लिया था, फिर ब्रिक्स से इसका नाम ब्रिक्स पड़ गया था। और जो इसकी फर्स्ट समिट हुई थी रशिया में हुई थी, और उसके बाद जो अभी क्या कहते हैं लेटेस्ट जो समिट हुई है ये ब्राज़ील में हुई है। इसे पिछली वाली पूछ ली जाए वो भी रशिया में हुई थी, तो यार मतलब कि 24 में जो। तो अब आगे चलने अगला प्रश्न देखें। तो अगला प्रश्न है कि 2025 ऑस्ट्रेलियन ओपन को पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल का खिताब जीता है सिनर ने, ये हैं सिनर, जेनिक सिनर। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। देखिए, ऑस्ट्रेलिया में आपको पता है ना, 4 ओपन होते हैं, ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। तो ऑस्ट्रेलिया में जेनिक सिनर मेल में, फीमेल में मेडसन की, फ्रेंच में कार्लोस अल्कराज
और कोको गॉफ इधर फीमेल वाला है, इधर मेल वाला। विंबलडन में जेनिक सिनर, इधर दोनों में ही, और ईगा स्विटेक और इधर कार्लोस अल्कराज। आप देखेंगे कि ऑस्ट्रेलियन विंबलडन एक ही ने जीता है, और फ्रेंच वाला भी और यूएस वाला एक ने जीता, आपको याद आएगा। और इधर सबलेंका, अरियाना सबलेंका फीमेल में। तो आगे चलते हैं कि 2025 में भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं। तो उपराष्ट्रपति अब कौन बने हैं आपको पता होगा, तो ये बने हैं सीपी राधाकृष्णन। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, राधाकृष्णन बने हैं। तो 2025 में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफा, इससे पहले जगदीप धनखड़ हमारे उपराष्ट्रपति थे, इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था। तो इनके इस्तीफे के बाद चुनावी प्रक्रिया में जो एनडीए यानी कि बीजेपी वाला अलायंस था, इन्होंने अपना उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को खड़ा किया था और इन्होंने ही जीत दर्ज की है। और उन्होंने विपक्षी उम्मीदवार जो कि पूर्व सुप्रीम कोर्ट के जज थे, जो कि इंडिया अलायंस था ना, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके थे बी सुदर्शन को रेड्डी को खड़ा किया था। और बी सुदर्शन रेड्डी को इन्होंने 152 वोटों के अंतर से हरा दिया था। 452 वोट इन्हें मिले थे। तो 12 सितंबर 2025 को भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ ली थी। क्या नाम है? सीपी राधाकृष्णन। तो अगला प्रश्न है कि भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित माइक्रो प्रोसेसर चिप का नाम क्या है। तो भारत का जो पहला स्वदेशी रूप से विकसित माइक्रो प्रोसेसर चिप है, यह है विक्रम साराभाई के नाम से ना। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। तो जो हमारे आईटी मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, उन्होंने भारत की पहली मेड इन इंडिया माइक्रो प्रोसेसर चिप विक्रम का उद्घाटन किया है। विक्रम माइक्रो प्रोसेसर इसका नाम है, चिप का नाम है। और यह माइक्रो प्रोसेसर चिप इसरो द्वारा लॉन्च व्हीकल और सैटेलाइट के लिए विशेष रूप से बनाई गई है। जो इसरो की लॉन्च व्हीकल सैटेलाइट वगैरह जो होती है ना, उसके लिए विशेष रूप से चिप को बनाया गया है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत इसे बनाया गया है। भारत को सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में ग्लोबल लीडर बनाना है। इसके लिए बजट रखा गया 76,000 करोड़ का। अब आगे है अगला प्रश्न कि हाल ही में भारत के किस स्थल को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया है। तो यूनेस्को की जो विश्व धरोहर सूची है, मैंने पूरी लिस्ट पढ़ाई हुई है। यूट्यूब पर आप जाएंगे, वीडियो सर्च करेंगे तो लेटेस्ट वीडियो ही है यूनेस्को वाली, तभी मैंने वहाँ पर पढ़ाए थे। तो वहाँ पर अभी किसे जोड़ा गया है, किसे शामिल किया गया है? शामिल किया गया है मराठाओं के किले को। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा, मराठाओं के किले। तो 11 जुलाई 2025 को यूनेस्को के द्वारा महाराष्ट्र और तमिलनाडु स्थित 12 मराठा फोर्ट्स को शामिल किया गया है। इसमें एक तमिलनाडु में आता है, बाकी महाराष्ट्र में आते हैं। ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, अगर आप देखेंगे तो यूनेस्को वाले में पूरी वीडियो मैंने प्रोवाइड की हुई। और भारत में यूनेस्को विश्व धरोहर में अभी टोटल 44 आते हैं, जिसमें 36 सांस्कृतिक हैं, 7 प्राकृतिक हैं और 1 मिश्रित है कैटेगरी। और हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। तो आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है थाला को, एमएस धोनी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। तो 2025 में धोनी के साथ 6 अन्य क्रिकेटरों को भी आईसीसी हॉल ऑफ फेम में जगह मिली है। धोनी के साथ मैथ्यू हेडन को ऑस्ट्रेलिया के हैं, हाशिम आमला ये आपको पता साउथ अफ्रीका के, स्मिथ जो है ग्रेम स्मिथ दक्षिण अफ्रीका के, डैनियल विटोरी न्यूजीलैंड के, सना मीर पाकिस्तान की महिला खिलाड़ी हैं, पाकिस्तान की सारा टेलर इंग्लैंड की। इन सबको हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। और बात कीजिए कि कितने भारतीयों को अभी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया जा चुका है। तो टोटल 11 भारतीयों को शामिल किया जा चुका है, पुरुष और महिला खिलाड़ी मिलाकर। तो बिशन सिंह बेदी और कपिल देव, सुनील गावस्कर, इन तीनों को पहले सबसे शामिल किया गया था। फिर अनिल कुंबले, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, वीनू मांकड़, डायना एडुल्जी, वीरेंद्र सहवाग, नीतू डेविड और महेंद्र सिंह धोनी को अब शामिल कर लिया गया है आईसीसी हॉल ऑफ फेम में। अब अगला प्रश्न है कि यूक्रेन की नई प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है। तो यूक्रेन की नई प्रधानमंत्री बनी है जेलेंस्की, जो है वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति हैं, यूलिया सिवरेडेंको। यूलिया सिवरेडेंको, आप यूलिया के नाम से याद रखिएगा। ये यूक्रेन की नई प्रधानमंत्री बनी है। 17 जुलाई को यूलिया को यूक्रेन का नया प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है। और राजधानी यूक्रेन की है कीव, प्रधानमंत्री हैं यूलिया और राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की। और मुद्रा यहाँ की है हिरवन्या, क्या हिरवन्या, हिरवन्या। और नदी यहाँ की प्रमुख बात की जाए तो डनीपर यहाँ की प्रमुख नदी है। अगला प्रश्न है कि आदि वाणी ऐप किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो जो आदि वाणी ऐप है ना,
ये मिनिस्ट्री ऑफ जनजाति जो मिनिस्टर है, ट्राइबल अफेयर। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अब अगला प्रश्न है कि भारत का पहला गिद्ध पोर्टल किस राज्य में लॉन्च किया गया है। तो भारत का पहला जो गिद्ध पोर्टल है, वल्चर पोर्टल है, ये असम में लॉन्च किया गया है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। पोर्टल का नाम है द वल्चर नेटवर्क .org। ये असम में लॉन्च किया गया है। का जो उद्देश्य है कि गिद्धों से जुड़ी जो भी वैज्ञानिक जानकारी है ना, ये सब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराना। और यह पोर्टल वी फाउंडेशन इंडिया और गुवाहाटी विश्वविद्यालय के प्राणी शास्त्र विभाग के सहयोग से बनाया गया है। कहाँ का ये? असम का है। भारत का पहला ऐसा पोर्टल है जो कि गिद्धों के संरक्षण से जानकारी देता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय क्रिकेट टीम का आधिकारिक प्रायोजक यानी कि स्पॉन्सर, पहले जो भारतीय टीम थी आपको पता है उसकी जो स्पॉन्सर था ड्रीम 11, लेकिन जब ये ऑनलाइन जो मनी गेम है इनको बैन किया गया तो अब नए स्पॉन्सर कौन बने हैं? अपोलो टायर्स। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अपोलो टायर्स अब भारतीय जो क्रिकेट टीम है उसके ऑफिशियल स्पॉन्सर हैं। जर्सी पर आपने देखा होगा नाम। अब अगला प्रश्न है कि दुनिया का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता संचालित यानी कि एआई पावर्ड सरकारी मंत्री किस देश ने नियुक्त किया है। मतलब कि पहला एआई संचालित एक मिनिस्टर नियुक्त किया गया है किस देश के द्वारा, ये आपको बताना है। इंडिया, चाइना, अल्बानिया या रशिया। आपके दिमाग में एक नाम आ रहा होगा पर वो नहीं है, चाइना नहीं है, अल्बानिया है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, अल्बानिया। तो दुनिया का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता संचालित एआई पावर सरकारी मंत्री अल्बानिया ने नियुक्त किया है। इस एआई मंत्री का नाम है डिएला। जो आप देख रहे हैं एआई मिनिस्टर डिएला, जिसे अल्बानिया ने अपना मिनिस्टर नियुक्त किया है। डिएला का अर्थ होता है सूरज। और यह एआई मंत्री मुख्य रूप से जो पब्लिक टेंडर में करप्शन होता है ना, उसको खत्म करने और ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार है। इसका काम है कि जो पब्लिक वगैरह के जो टेंडर वगैरह दिए जाते हैं काम के लिए, उसमें करप्शन ना हो, उसे खत्म करने के लिए और ट्रांसपेरेंसी बनी रहे इसके लिए। और इसे एक डिजिटल अवतार के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसका उद्देश्य सरकारी प्रक्रियाओं को और अधिक कुशल और भ्रष्टाचार से मुक्त बनाना है। अब अगला प्रश्न है कि भारत में पहली बार सागौन सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया। तो सागौन सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है ये आपको बताना है। इसका सही जवाब है केरला में किया गया, केरल, कोच्चि। ऑप्शन बी। तो पांचवा वर्ल्ड टीक कॉन्फ्रेंस, सागौन कहते हैं जिसे, ये इसका आयोजन किया गया कोच्चि में। ठीक, यह पहली बार ऐसा हुआ वैश्विक सम्मेलन हुआ है। का विषय था सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ द ग्लोबल टेक सेक्टर अडोप्टिंग टू फ्यूचर मार्केट्स एंड एनवायरनमेंट। सागौन सम्मेलन में केरला के नीलंबूर क्षेत्र के सागौन के ऐतिहासिक महत्व और भारत के पहले टीक म्यूजियम के रूप में विशेष रूप में उजागर किया गया। इतना आपसे नहीं पूछा जाएगा, बस यही याद रखना कि कोच्चि में किया गया। अब अगला प्रश्न है कि भारत का पहला जो विदेशी उपग्रह ट्रैकिंग और संचारण स्टेशन कहाँ पर स्थापित किया गया है। कि भारत का पहला ओवरसीज सैटेलाइट ट्रैकिंग और कम्युनिकेशन सिस्टम है जो कि स्टैब्लिश किया गया है। ये किया गया है कहाँ पर? तो इसका सही जवाब है मॉरिशस। मॉरिशस में किया गया है। तो भारत का पहला विदेश में स्थापित होने वाला सैटेलाइट ट्रैकिंग और कम्युनिकेशन स्टेशन डिएगो गार्सिया जो कि द्वीप है मॉरिशस में बनाया जाएगा। और इसके लिए भारत और मॉरिशस के बीच में MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, MOU कहते हैं, एग्रीमेंट कहते हैं, हस्ताक्षर किया गया है। ठीक, इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब मॉरिशस में किया गया। अगला प्रश्न है कि इनोवेशन को बढ़ाने के लिए 1000 करोड़ का लीप प्रोग्राम किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इनोवेशन को बढ़ाने के लिए जो प्रोग्राम लॉन्च किया गया है लीप, ये किया है कर्नाटका ने। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। लीप की फुल फॉर्म होती है लोकल इकोनॉमी एक्सिलरेटर प्रोग्राम, जो कि कर्नाटका की है। कर्नाटका सरकार के द्वारा ये लॉन्च की गई है, कर्नाटक में जो IT विभाग है उसके द्वारा। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो राज्य में इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए इनोवेशन हब स्थापित और स्थानीय अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए इसका बजट रखा गया 1000 करोड़ अगले 5 वर्षों के लिए। इससे बेनिफिट किसको होगा? तो जो नए नए स्टार्टअप होंगे उनको इससे बेनिफिट होगा, रोजगार सृजन करने में ये सहायता हेल्प करेगा। इसकी फुल फॉर्म याद रखिएगा आप, लोकल इकोनॉमी एक्सेलरेटर प्रोग्राम। जो लोकल वहाँ की अर्थव्यवस्था है उसे एक्सेलरेट बढ़ावा देने के लिए प्रोग्राम लाया गया है लीप। कहाँ का प्रोग्राम है ये? तो ये प्रोग्राम है कर्नाटका का। ये आपसे पूछा जा सकता है। अब अगला प्रश्न देखें। तो अगला प्रश्न है कि भारतीय
पुरुष फुटबॉल टीम का नया कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो पुरुष फुटबॉल जो टीम है, इसके नए कोच कौन बने हैं? तो इसके नए कोच बने हैं खालिद जमील। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। खालिद जमील को नया कोच बनाया गया है। देखिए, ये है खालिद जमील। अब ये मेंस की जो फुटबॉल टीम है, इसके कोच बने हैं। इन्हें ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा नियुक्त किया गया है, न्यू कोच खालिद जमील। इन्होंने किससे रिप्लेस किया है? तो स्पेन के कोच थे पहले, मैनोलो मार्केज। इन्हें ये पहले थे। अब मनोलो मार्केज को अब इन्होंने रिप्लेस कर दिया है। 13 साल बाद किसी भारतीय फुटबॉलर टीम को एक भारतीय कोच मिला है, भारतीय हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय नौसेना को आईएनएस हिमगिरी किस प्रोजेक्ट के तहत दिया गया है? तो जो आईएनएस हिमगिरी है ना, ये किस प्रोजेक्ट के तहत दिया गया है, ये आपको बताना है। इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब है ये वाला 17A, प्रोजेक्ट 17A के तहत ये मिला है आईएनएस हिमगिरी। तो अब इसे समझते हैं। तो आईएनएस हिमगिरी प्रोजेक्ट 17A, ये नीलगिरी क्लास स्टील्थ फ्रिगेट का पार्ट है। इसको बिल्डर कंपनी कौन से किसी ने बनाया है? तो GRSC कोलकाता की गार्डन रीच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर कंपनी द्वारा बनाया गया है। इंडियन नेवी को उन्होंने सौंप दिया है प्रोजेक्ट 17A के तहत। और नीलगिरी, और ये इसमें 17A में ना 7 उन्नत फ्रिगेट्स में से एक है। और नीलगिरी क्लास जो है भारत के विभिन्न माउंटेन रेंजेस के नाम पर रखे गए हैं, और 7 वॉरशिप इसमें श्रृंखला में आते हैं प्रोजेक्ट 17A के तहत। अब इन्होंने INS हिमगिरी बनाकर भारत मतलब की नेवी को सौंप दिया, भारतीय नेवी। अगला प्रश्न है, अब देखिए प्रोजेक्ट 17A भी हम देख लेते हैं क्या है पहले। तो इंडियन नेवी का एक प्रमुख मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट है, आधुनिकरण का प्रोजेक्ट है। इसका उद्देश्य क्या है कि जो पुराने शिवालिक क्लास वॉरशिप थे ना, इनको रिप्लेस करके नेवी को अब आधुनिक वॉरशिप दिए जाएं, जिसमें 7 स्टील्थ फ्रिगेट्स का निर्माण किया जा रहा है। तो इसमें INS नीलगिरी, उदयगिरी, तारागिरी, महेंद्रगिरी, हिमगिरी, दूनागिरी और विंध्यगिरी, ये 7 प्रकार के वॉरशिप। अभी हमें कौन सा मिल गया है? INS हिमगिरी। अभी हमने पढ़ा ना ये वाला INS हिमगिरी। अगला प्रश्न है कि इसरो द्वारा सोकर वैली में होप एनालॉग मिशन लॉन्च किया गया है। सोकर वैली किस राज्य में स्थित है? तो जो सोकर वैली है ना, जब भी ये आ जाए ऐसे तो ये कोई भी चीज जो पार्क हो, कुछ भी हो, तो ये अधिकतम अधिकतम के ज्यादातर ही लद्दाख में ही होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। तो होप एनालॉग मिशन इसरो का 2025 का, ये देखिए लद्दाख में है। इसका उद्देश्य क्या है कि इसरो ने हिमालयन जो आउटर प्लेनेटरी एंड प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन है, इसके द्वारा एनालॉग मिशन का उद्घाटन किया है। यह मिशन भविष्य के जो इंटर प्लेनेटरी मिशन है ना, जैसे मार्स और मून, इसके लिए वैज्ञानिक अनुसंधान और एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग में सहायता करेगा। यहाँ पर मतलब यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है इस एरिया का, वो मंगल और क्या कहते हैं मून, उससे थोड़ा कंट्रोल करके, बाकी बाहर का जो एनवायरनमेंट वैसा बना है ही है, और थोड़ा इसको और रेगुलेट करके कि वहाँ का बनाया जाए, इसलिए इसरो ने इस जगह को चुना है, पोकर वैली, जो कि लद्दाख में है। मिशन के अंतर्गत स्थापित होप स्टेशन पृथ्वी पर ही अंतरिक्ष की जैसी परिस्थितियां निर्मित करेगा, एक स्पेस लाइक कंडीशन। तो अगला प्रश्न है कि भारत की वन एयरपोर्ट वन प्रोडक्ट, ये पहल कहाँ पर लॉन्च की गई है? कि वन एयरपोर्ट वन प्रोडक्ट, तो ये पहल लॉन्च की गई है तमिलनाडु के तूतीकोरिन एयरपोर्ट पर। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। तो वन एयरपोर्ट वन प्रोडक्ट इनिशिएटिव जो है, ये प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया है, PM मोदी जी ने। और इसका जो मंत्रालय कौन सा होगा? तो एयरपोर्ट का है, तो फिर मंत्रालय वही आपको पता है, सिविल एविएशन वाला। और लॉन्च कहाँ पर हुआ? तूतीकोरिन हवाई अड्डा जो है कि तमिलनाडु का। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो प्रत्येक हवाई अड्डे को क्षेत्रीय उत्पादों के निर्यात एक्सपोर्ट का केंद्र बनाना, स्थानीय उद्योगों, कारीगरों और किसानों के उत्पादों को वैश्विक बाजार तक पहुंचाना, वोकल फॉर लोकल के तहत इसे किया गया है प्रोग्राम को लॉन्च। तो जैसे कि लखनऊ एयरपोर्ट पर चिकनकारी उत्पाद होंगे, वाराणसी एयरपोर्ट पर बनारसी साड़ी, नागपुर एयरपोर्ट पर संतरे, ऐसे वन एयरपोर्ट पर वन प्रोडक्ट इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। अब कहाँ पर? तमिलनाडु के तूतीकोरिन एयरपोर्ट पर इसको लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न है कि रामसर कन्वेंशन ऑफ वेटलैंड COP15 का सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? जो रामसर कन्वेंशन हुआ था 15 वाला, कहाँ पर हुआ? इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब है जिम्बाब्वे में हुआ था ये, विक्टोरिया फॉल्स में। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। तो रामसर कन्वेंशन में आपको पढ़ा चुका हूँ।
का जो आयोजन अभी हुआ है 2025 में विक्टोरिया फॉल्स जिम्बाब्वे में हुआ है। और जो रामसर कन्वेंशन है, इसकी जो बात की जाए स्थापना की, तो 1971 में रामसर, ईरान के रामसर में हुई थी, वहीं से इसका नाम पड़ गया रामसर कन्वेंशन। इसका उद्देश्य है जितने भी दुनिया भर में जो वेटलैंड्स हैं, आर्द्र भूमियाँ हैं, उनका संरक्षण, उन्हें बचाया जा सके। और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। और बात की जाए कि भारत इसका इसका सदस्य कब बना था, 1982 में बना था। और यह सम्मेलन हर 3 वर्ष में आयोजित किया जाता है। इस बार हुआ जिम्बाब्वे में, इससे पिछला जो हुआ था वह चीन और जिनेवा में हुआ था। अब अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य का टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है। तो पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, झारखंड की बात हो रही है ना, किसको बनाया जाएगा आपको पता ही है, महेंद्र सिंह धोनी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, इसके नए निदेशक किसे नियुक्त किया गया है, नए डायरेक्टर कौन बने हैं विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के। तो इसके जो नए डायरेक्टर बने हैं वो बने हैं ए राजराजन। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, ए राजराजन को बनाया गया है। तो इसके डायरेक्टर बने हैं ए राजराजन। पहले इसके डायरेक्टर थे उन्नी कृष्णन नैयर, अब ये रिटायर होंगे, इनकी जगह पर ए राजराजन आए हैं। और ये जो सेंटर है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, ये इसरो के अधीन आता है। ठीक, इसका मुख्य काम क्या है, तो इसका मुख्य काम है जो लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी है ना, उसका विकास करना, और रॉकेट और जो स्पेस व्हीकल होते हैं उसके क्षेत्र में रिसर्च और डेवलपमेंट करना। और ये भी एसएससी भारत के प्रमुख रॉकेट और स्पेस व्हीकल आर&डी केंद्रों में से एक है, और भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रमों की सफलता में एक केंद्रीय भूमिका रही है। अब अगला प्रश्न है कि सावलकोट हाइड्रो प्रोजेक्ट किस नदी पर बनाया गया है। तो जो सावलकोट हाइड्रो प्रोजेक्ट है काफी चर्चाओं में है, ये चिनाब नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। तो सावलकोट जो हाइड्रो प्रोजेक्ट है ना, ये भारत के नया प्रयास है। ये क्या कहते हैं, जम्मू कश्मीर के रंबन डिस्ट्रिक्ट में बनाया जा रहा है, चिनाब नदी पर। 1856 मेगावाट इसकी क्षमता होगी, और इसकी लागत अराउंड 21,000 करोड़ के इसकी लागत होगी। तो 40 साल बाद भारत ने फिर से ऐसी तैयारी शुरू की है, क्योंकि ये जो पाकिस्तान में पानी जाता है ना, आपको पता ही होगा सिंधु जल समझौता के तहत, तो इंडस वाटर ट्रीटी के तहत, उसके विरोध में भारत ने इसका क्या कहते हैं बंद कर दिया था। इसे 1980 में बंद कर दिया गया था, पाकिस्तान ने इसका बहुत विरोध किया था क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी के अकॉर्डिंग, लेकिन भारत ने फिर से इसे शुरू किया है, सावलकोट हाइड्रो प्रोजेक्ट को। अगला प्रश्न है कि द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये क्रिकेटर है शिखर धवन। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन कहाँ पर किया और इसका मुख्यालय कहाँ पर है। हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय है निजामाबाद, तेलंगाना में। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। तो दुनिया का सबसे बड़ा जल विद्युत यानी कि हाइड्रो पावर डैम किसके द्वारा बनाया जा रहा है। तो दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर डैम चाइना के द्वारा बनाया जा रहा है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। यारलुंग सांगपो डैम इसका नाम है, जो कि चाइना के द्वारा बनाया जा रहा है, यारलुंग सांगपो नदी पे, जो कि भारत में जिसे हम ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं। और इसका जो लोकेशन है, ये साउथ ईस्ट तिब्बत में नामचा बरवा के पास बनाया जाएगा। और ये दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर डैम होगा। और वर्तमान में विश्व का जो सबसे बड़ा डैम है वो थ्री गोर्जिस डैम, ये भी चाइना में ही है। अगर आप इसकी कैपेसिटी देखें तो 22,500 है, और इससे 3 गुना लगभग जो बनाएगा चाइना। अगला प्रश्न है कि सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है। सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है साइमंस, डॉक्टर जेनिफर गिरलिंग साइमंस। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला नई प्रेसिडेंट बनी है जेनिफर गिरलिंग साइमंस। ये सूरीनाम की पहली महिला प्रेसिडेंट है, इसीलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इनकी पार्टी कौन सी है, नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी। से पहले कौन प्रेसिडेंट थी, तो चांद संतोखी, इनको रिप्लेस करके ये आई हैं। और जो ये सूरीनाम है साउथ अमेरिका में है। महाद्वीप की बात की जाए, राजधानी कौन सी है, राजधानी है पैरामारिबो। और WHO ने अगर इससे एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको बताऊं तो सूरीनाम को मलेरिया फ्री घोषित किया था। यह अमेज़न क्षेत्र का पहला ऐसा देश है जो कि मलेरिया फ्री है। अब अगला प्रश्न है कि पांडुलिपि विरासत पर वैश्विक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। तो पांडुलिपि जो मैन्युस्क्रिप्ट वगैरह होती है ना, के लिए वैश्विक सम्मेलन हुआ, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया, तो भारत की राजधानी में नई दिल्ली में किया गया।
तो ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज इंडिया में नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है और की थीम थी रिक्लेमिंग इंडियाज नॉलेज लेगेसी थ्रू मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज, जो पुरानी पांडुलिपियां हैं। और मुख्य उद्देश्य है कि भारत के प्राचीन मैन्युस्क्रिप्ट को और ज्ञान परंपरा को बचाया जाए। ये कौन से मिशन के तहत? तो ज्ञान भारतम मिशन का पहले नाम था नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट मिशन। लॉन्च हुआ था 2025 में ही, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है कि मानव और हाथी इनके संघर्ष से निपटने के लिए गज मित्र गज मित्र जो पहल है, 21 राज्य ने शुरू की है। तो आपको बताना है गज मित्र पहल। तो गज मित्र जो पहल है ना, ये असम असम राज्य सरकार के द्वारा की गई है। गज मित्र, गज मतलब हाथी होता है ना, तो गज मित्र पहल शुरू की गई है असम के द्वारा। का उद्देश्य है कि जो मानव और हाथियों के बीच में संघर्ष होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, उसे कम करना। इसकी शुरुआत पहले असम के 5 जिलों में की गई है। इसमें क्या किया जा रहा है क्या? तो पहले जंगल का संवर्धन, यानी जंगल को बढ़ाया जा रहा है, जंगल को अधिक हरा भरा बनाया जाएगा, ताकि जो हाथियों को खाना खाने के लिए गाँव की ओर ना आना पड़े, ताकि उनसे मानवों के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो। हाथियों के लिए कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, का सुरक्षित मार्ग बनाए जाएंगे, ताकि हाथी अपने जो प्राकृतिक आवास है में सुरक्षित घूम सकें। उन्हें सामुदायिक शिक्षा यानी स्थानीय लोगों को हाथियों और उनके बिहेवियर के बारे में शिक्षित किया जाएगा, ताकि उनके बीच में संघर्ष कम हो सके। तो हाथियों और मानव के बीच टकराव कम होगा। इनिशिएटिव का नाम है गज मित्र इनिशिएटिव और ये किस सरकार के द्वारा लिया गया है? तो असम गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया है। अब अगला प्रश्न है कि बीसीसीआई ने खिलाड़ियों की फिटनेस मापने के लिए, आपको पता है पहले योयो टेस्ट होता था ना, अब योयो टेस्ट के साथ किस नए टेस्ट की शुरुआत की है? तो योयो टेस्ट के साथ अब ब्रोंको टेस्ट। खिलाड़ियों की फिटनेस के लिए पहले योयो टेस्ट होता था, जिसमें आप देखते थे ना टाइमिंग वगैरह, उनका स्टेमिना देखने के लिए भागते थे, फिर टाइमिंग नोट की जाती थी, उसे योयो टेस्ट कहते थे। अब उसी के साथ ब्रोंको टेस्ट आ गया है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। तो बीसीसीआई ने प्लेयर्स की फिटनेस मापने के लिए योयो टेस्ट के साथ अब ब्रोंको टेस्ट को भी लागू कर दिया है। इसकी अनाउंसमेंट इंडियन टीम के जो कोच हैं गौतम गंभीर के द्वारा की गई है। तो योयो और ब्रोंको टेस्ट क्या है? तो पहले योयो, ये किसी प्लेयर की फिटनेस को मेजर करने के लिए टेस्ट होता है। इसके प्लेयर का स्टेमिना और फिटनेस लेवल का पता लगता है। तो ए से बी तक उन्हें भागना होता है, फिर वापस आना होता है, मतलब टाइमिंग उसका होता है इतने राउंड लगाने, उसका टाइमिंग नोट की जाती है योयो टेस्ट में। एक टेस्ट बनाया गया है फिटनेस के लिए। अब ब्रोंको टेस्ट क्या है? इसमें एक हाई इंटेंसिटी टेस्ट, इसे प्लेयर का स्टेमिना, गति और उसमें क्या होगा ना, जो उसका ऑक्सीजन लेवल है, वो कितनी ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं उनकी बॉडी में, बॉडी एक्सरसाइज के समय कितना ऑक्सीजन का यूज कर रही है उनकी बॉडी, वो देखा जाएगा इसमें। मतलब एक लेवल बढ़ा दिया गया है फिटनेस को, फिटनेस लेवल को, तो इसका ब्रोंको टेस्ट में। तो अब पहले योयो टेस्ट होता था, खाली फिटनेस, ऑक्सीजन वगैरह नहीं देखा जाता था, बॉडी में चेक नहीं की जाती थी कि बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल क्या है, पर इसमें वो भी किया जाएगा ब्रोंको टेस्ट में। अब अगला प्रश्न है कि दुर्जबा पाइपलाइन किस देश में स्थित है? ये काफ़ी चर्चाओं में रही है दुर्जबा पावर लाइन, इसीलिए पूछ रहा हूँ। तो ये प्रश्न आया है, तो ये किस देश में स्थित है, ये आपको बताना है। तो अभी जैसे 2 देशों के बीच में युद्ध चल ही रहा है, तो उन्हीं में से एक देश के बीच में रशिया। ऑप्शन सी, रशिया इसका सही जवाब है। तो दुर्जबा ऑयल पाइपलाइन, ये एक ऑयल पाइपलाइन है। यूक्रेन ने रशिया की दुर्जबा ऑयल पाइपलाइन के लिए एक पंपिंग स्टेशन पर रॉकेट्स और ड्रोन से हमला किया है। तो इससे प्रभाव क्या होगा कि पाइपलाइन के माध्यम से पहले रशिया से हंगरी तक और स्लोवाकिया को क्रूड ऑयल की आपूर्ति प्रभावित हुई, सप्लाई को। और दुर्जबा पाइपलाइन है, ये दुनिया की सबसे बड़े क्रूड ऑयल पाइपलाइन नेटवर्क में से एक है। इसकी लेंथ लगभग 5500 किलोमीटर, जो कि रशिया से बेलारूस, फिर यूक्रेन, फिर स्लोवाकिया, हंगरी तक जाती है। और इसका उद्देश्य था कि जो ईस्टर्न यूरोप है, उनको क्रूड ऑयल का पाइपलाइन के द्वारा क्रूड ऑयल रशिया से सप्लाई किया जाता था। उस पर हमला किया था यूक्रेन ने। दुर्जबा ऑयल पाइपलाइन इसलिए खबरों में थी, इसलिए याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि यूक्रेन के ड्रोन हमले के कारण रूस के किस न्यूक्लियर पावर प्लांट में आग लग गई? तो यूक्रेन ने ड्रोन हमला किया था, जिससे रशिया का न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला किया था। तो कौन सा है ये? ये है कुर्स्क न्यूक्लियर पावर प्लांट। ये काफ़ी न्यूज़ में था। कुर्स्क न्यूक्लियर पावर प्लांट आपसे पूछा जा सकता है, ये किस देश में है? ये रशिया में है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। तो कुर्स्क न्यूक्लियर पावर प्लांट ये रशिया में है, जिस पर यूक्रेन ने ड्रोन से हमला कर दिया था, लेकिन आग लगी थी, लेकिन रशिया ने इस पर काबू पा लिया था। और कुर्स्क पावर प्लांट जो है रशिया में 4 रिएक्टर हैं, ऑपरेटिंग रिएक्टर हैं। एक
1000 मेगावाट का एक रिएक्टर है तो 4000 का अगर आप कैपेसिटी टोटल देखेंगे 4000 मेगावाट के लगभग आती है। अगला प्रश्न है कि इसरो ने घोषणा की है कि वह 2035 तक अपने सबसे भारी रॉकेट को लॉन्च करेगा और उस रॉकेट का नाम क्या है? तो उस रॉकेट का नाम है LMLV, ल्यूनर मॉड्यूल लॉन्च व्हीकल। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पहले देखने से ये देख लेते हैं कि जो ल्यूनर मॉड्यूल लॉन्च व्हीकल है इसका लक्ष्य समय रखा गया 2035 का उद्देश्य है कि जो चंद्र मिशन होगा विशेष रूप से 2040 तक भारत के पहले मानवयुक्त चंद्र मिशन को सपोर्ट करना उसमें भेजा जाएगा। इसका डिजाइन नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल का उन्नत संस्करण होगा कि पेलोड क्षमता काफ़ी ज़्यादा होगी 80 टन से भी अधिक और 3 स्टेज व्हीकल होंगी। ये सब रॉकेट में आप देखते हैं पहले फ्लूइड प्रोपेलेंट होता है फिर क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट होता है। तो इसमें पहले और जो सेकंड स्टेज है उसमें फ्लूइड प्रोपेलेंट होगा और जो थर्ड स्टेज होगा उसमें क्रायोजेनिक ईंधन होगा इस्तेमाल किया जाए। अब अगला प्रश्न है कि छात्र आत्महत्याओं को रोकने के लिए नेवर अलोन ये AI ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? नेवर अलोन। तो ये छात्र की जो आत्महत्या है इसको रोकने के लिए किया है एम्स दिल्ली ने। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। तो नेवर अलोन ऐप एम्स दिल्ली के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ऐप है जो कि स्टूडेंट सुसाइड को रोकना और मानसिक स्वास्थ्य सहायता प्रदान करने के लिए ये फ्री है वह एम्स संस्थानों के लिए, लेकिन बाकी अन्य संस्थानों के लिए सब्सक्रिप्शन है। नेवर अलोन ऐप जो कि दिल्ली एम्स दिल्ली के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है कि विश्व की पहली mRNA आधारित कैंसर वैक्सीन एंट्रोमिक्स किस देश के द्वारा विकसित की गई है? तो पहली कैंसर वैक्सीन एंट्रोमिक्स जो है लॉन्च की गई विकसित की गई है डेवलप की गई है ये रशिया के द्वारा की गई। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। तो यह वैक्सीन का फर्स्ट एडिशन मुख्य रूप से जो कोलोन का कैंसर होता है ना जिसे कोलोरेक्टल कैंसर कहते हैं उसके लिए डेवलप की गई है। और एंट्रोमिक्स क्या है? तो ये mRNA बेस्ड कैंसर वैक्सीन है। तो इसे रशिया के नेशनल मेडिकल रिसर्च रेडियोलॉजिकल सेंटर और क्या कहते हैं मोलिकुलर बायोलॉजी इन्हीं की दोनों मिलकर ही इन्होंने डेवलप किया है। ये आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये याद रखना कि किसके द्वारा किया गया है एंट्रोमिक्स। तो ये कैंसर वैक्सीन है जो कि रशिया के द्वारा लॉन्च की गई। अगला प्रश्न है कि भारत द्वारा लॉन्च की गई दुनिया की पहली डिजिटल ट्राइबल यूनिवर्सिटी का नाम क्या है? दुनिया की पहली डिजिटल ट्राइबल यूनिवर्सिटी का नाम रखा गया है ऑप्शन बी आदि संस्कृति। इसका सही जवाब होगा। तो आदि संस्कृति लॉन्च किया है जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री के द्वारा और ये दुनिया की पहली डिजिटल ट्राइबल यूनिवर्सिटी है जिसमें इसके 3 घटक हैं। आदि विश्वविद्यालय जो कि डिजिटल ट्राइबल यूनिवर्सिटी होगी, आदि संपदा ये ट्राइबल हेरिटेज का एक डिजिटल संग्रह होगा, आदि हाट ये ट्राइबल प्रोडक्ट का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होगा और इससे संबंधित ऐप है जो हमने पढ़ा आदि वाणी जो कि ट्राइबल लैंग्वेजेस के ट्रांसलेशन व प्रिजर्वेशन के लिए है। आदि वाणी हमने पढ़ा था ना कि किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो जनजातीय कार्य मंत्रालय, तो इसी के अंतर्गत वो आता है। तो अब अगला प्रश्न देखें। तो अगला प्रश्न है कि 2025 में दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब किसे घोषित किया गया है? तो 2025 का सबसे मूल्यवान सबसे वैल्यूएबल जो फुटबॉल क्लब है वह है रियल मैड्रिड। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अब अगला प्रश्न पहले जो रियल मैड्रिड है इसकी जो वैल्यूएशन है 6.75 बिलियन डॉलर के बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड आता है और फिर बार्सिलोना आता है। और लीग में दबदबे की बात की जाए तो EPL यानी कि इंग्लिश प्रीमियर लीग का दबदबा है। इसमें दुनिया के शीर्ष 10 सबसे मूल्यवान क्लब आते हैं। इसमें मतलब कि 10 सबसे मूल्यवान क्लबों में से 6 जो हैं इंग्लैंड के ही हैं जैसे कि मैनचेस्टर यूनाइटेड, लिवरपूल, मैनचेस्टर सिटी और आर्सेनल, टोटेनहम हॉटस्पर और चेल्सी। लेकिन आपको याद रखना है कि रियल मैड्रिड नंबर 1 पर है, नंबर 2 पर मैनचेस्टर यूनाइटेड है और नंबर 3 पर आता है बार्सिलोना। अगला प्रश्न ये वाला हो गया ना। अगला प्रश्न है कि भारत ने अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के लिए जेट इंजन बनाने हेतु किस देश की कंपनी सैफरान इसके साथ साझेदारी की है? तो ये जो लड़ाकू विमान का जेट इंजन बनाने के लिए भारत ने ये जो सैफरान कंपनी यहाँ की है अपना फ्रांस की है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा फ्रांस। तो भारत ने अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के लिए जेट इंजन बनाने हेतु फ्रांस की कंपनी क्या नाम है सैफरान इसके साथ साझेदारी की। ठीक। अब अगला प्रश्न देखें। तो अगला प्रश्न है कि रूस का वेनेरा डी मिशन ये किस ग्रह से संबंधित है? तो वेनेरा डी मिशन
शुक्र ग्रह से संबंधित है वीनस। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। रूस का वेनेरा डी मिशन ये 2034 से 2036 के बीच शुक्र ग्रह की खोज के लिए भेजा जाएगा। शुक्र का वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है, जलवायु वगैरह देखेगा, वैज्ञानिक डेटा इकट्ठा करेगा। वेनेरा डी में डी का मतलब होता है, वेनेरा मतलब शुक्र, और डी का मतलब है डोल्गो जीवशावा, जिसका मतलब दीर्घजीवी, लंबी आयु वाला। इसमें लैंडर और ऑर्बिटर यान होगा और साथ में एक बैलून प्रोब भेजा जाएगा वहाँ पर। तो मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ। लैंडर की तरह लैंडर में क्या होगा, सतह की संरचना, वहाँ के तापमान वगैरह देखा जाएगा। जो ऑर्बिटर यान होगा जो घूम रहा होगा वहाँ के इमेज वगैरह लेगा, डाटा वगैरह लेगा, और साथ में बैलून प्रोब भेजा जाएगा जो वहाँ का एटमॉस्फेयर वगैरह, तापमान कैसे, हवाएं कहाँ चल रही हैं, मतलब कैसी चल रही हैं वो देखेगा, याद रखिएगा। और शुक्र ग्रह की खोज के लिए क्यों इतनी बढ़ रही है, शुक्र ग्रह पर क्यों भेजा जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर फॉस्फीन गैस की खोज के कारण भेजा जा रहा है, इनकी काफ़ी रुचि बढ़ गई है। तो नासा का भी मिशन है, यूएसए का भी मिशन है, रूस का भी मिशन है। नासा का है वेरिटास और डाविंसी, और यूएसए यानी कि यूरोपियन का है एनविजन, और रूस का है वेनेरा डी मिशन। अगला प्रश्न है कि भारत जीपीटी, भारत जन एआई, ये क्या है? तो ये है भारत का पहला स्वदेशी लार्ज मॉड्यूल एआई प्लेटफॉर्म, जो कि 22 भाषाओं में, जो भारत की 22 जो हमने पढ़ा हुआ है ना उसमें सम्मिलित की गई हैं, 22 भाषाओं का समर्थन ये करेगा। तो भारत जन एआई क्या है? तो एक राष्ट्रीय एआई प्लेटफॉर्म है जो कि लॉन्च किया जाएगा, जो कि भारत की जो इंडिजीनियस स्वदेशी भाषाएं हैं ना उन पर काम करेगा। इसका नाम है भारत जन एआई। अगला प्रश्न है कि 2 बार की ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता और 7 बार की वर्ल्ड चैंपियन डोरा डेलमियर, इनका निधन निधन किस दौरान हुआ है? कैसे इनका निधन हो गया? क्या करते समय, स्कीइंग करते समय, या माउंट क्लाइंबिंग यानी कि पर्वतारोहण के समय, साइकिलिंग के समय, या ट्रैक एथलेटिक के समय? तो पर्वतारोहण के समय, पर्वत में चढ़ाई करते समय इनका निधन हो गया है। ऑप्शन बी। तो इनकी ये कहाँ की थी? जर्मनी की। तो कौन सा खेल? बायथलॉन, जिसमें स्कीइंग प्लस राइफल शूटिंग। और उपलब्धि क्या है इनकी? तो इनकी उपलब्धि है कि ये 2 बार स्वर्ण पदक जीत चुकी हैं, 7 बार वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी हैं, और वर्ल्ड कप इनकी जो मृत्यु हुई ना, मृत्यु का कारण था कि पाकिस्तान का जो काराकोरम पर्वत श्रृंखला था वहां पर माउंटेनियरिंग के एक्सीडेंट हुआ था, वहां पर पर्वतारोहण के समय इनका एक्सीडेंट हो गया था पाकिस्तान में। इसका सही जवाब क्या है? क्या नाम है इनका? लॉरा डेलमियर। अब अगला प्रश्न देखें, द कॉन्शियस नेटवर्क पुस्तक के लेखक कौन है? ये लेखक हैं ऑप्शन बी, सुगाता श्रीनिवास राजू। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि पीएम मोदी ने खाद्य एवं शांति के लिए वैश्विक एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार की स्थापना की है। तो इसके पहले प्राप्तकर्ता किसे पहले ये पुरस्कार दिया गया है, जो अभी शुरुआत की है पीएम मोदी के द्वारा? तो ये दिया गया है नाइजीरिया के वैज्ञानिक एडेमोला ए एडेनले को। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, नाइजीरिया वैज्ञानिक एडमोला ए एडेनले, इन्हें भारत के द्वारा खाद्य एवं शांति के लिए एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार दिया गया है। ऑप्शन क्या सही होगा इसका? ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि बीबी फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह को 2025 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिसे बायोडायवर्सिटी का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है? ये सम्मानित किया गया है किसे? पहले तो बीबी फातिमा जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, महिला स्वयं सहायता ग्रुप है, इन्हें दिया गया है। तो इसे इक्वेटर प्राइज दिया गया है, जिसे नोबेल प्राइज कहा जाता है बायोडायवर्सिटी, उसमें कंजर्वेशन में, जैव विविधता संरक्षण में नोबेल पुरस्कार कहा जाता है इसे, इक्वेटर प्राइज को। ऑप्शन ने इसका सही जवाब होगा। अब अगला प्रश्न है कि मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता है? तो मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब जीता है, इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है मनिका विश्वकर्मा। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अब अगला प्रश्न है कि अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 107वां सदस्य देश कौन सा बना है? तो अंतरराष्ट्रीय सोलर अलायंस का 107वां देश बना है मोल्दोवा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसकी स्थापना जो हुई है 2015 में, और इसका हेडक्वार्टर भारत में ही है, गुरुग्राम में। का उद्देश्य क्या है कि जहाँ पर डेवलपिंग जो देश हैं और जो सोलर रिच देश हैं, जहाँ पर सूर्य ऊर्जा बहुत है, उनका सहयोग से ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देना। तो कौन सा देश अभी 107वां बना है? मोल्दोवा। अगला प्रश्न है कि 600 साल बाद फटा रूस का कौन सा ज्वालामुखी?
अभी सक्रिय हुआ है, 600 साल बाद सक्रिय हुआ है। ये कौन सा ज्वालामुखी है? तो क्राशेनिकोव ज्वालामुखी। अब यहाँ पर आप देख रहे हो दोनों ही अच्छा इंग्लिश में अलग है पर हिंदी में टाइपिंग में ये वाला है क्राशिनिकोव ज्वालामुखी वोल्केनो। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। यहाँ पर इंग्लिश में कुछ और है और हिंदी में टाइपिंग वही होगी, पर इसका सही जवाब कौन सा है? क्राशिनिकोव ज्वालामुखी। और है कहाँ पर ये? तो रशिया में है। 600 साल बाद ये दोबारा एक्टिव हुआ। 600 साल बाद फटा रूस का क्राशिनिकोव ज्वालामुखी। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल साक्षर राज्य कौन सा बना है? तो भारत का पहला फुली डिजिटल लिटरेट स्टेट बना है केरल। केरल इसका सही जवाब होगा। केरल ने ये उपलब्धि हासिल की है और भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल साक्षर राज्य घोषित किया है। तो इससे यही पूछा जाएगा और ज़्यादा डीप में नहीं पूछा जाएगा कि भारत का पहला डिजिटली लिटरेट स्टेट कौन सा बना है? केरला। तो द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो शिखर धवन की ये तक है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि भारत के रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रो इसके नए प्रमुख कौन बने हैं? तो रो के नए प्रमुख बने हैं पराग जैन। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि 2026 में कौन सा देश यूरो जोन जो यूरो मुद्रा अपनाते हैं यूरो जोन इसमें शामिल होगा? तो यूरो जोन में कौन सा देश शामिल होगा 2026 में? तो यह है बुल्गारिया। ये रहा ऑप्शन ए। तो बुल्गारिया 2026 में यूरो जोन में शामिल होगा। 8 जुलाई 2025 को यूरो अपनाने की अंतिम मंजूरी दे दी है इसको यूरोपियन यूनियन ने। पहले जो इसकी मुद्रा थी लेव, अब इसको हटाकर यूरो का इस्तेमाल होगा 1 जनवरी 2026 से। तो बुल्गारिया यूरोजोन का 21वां सदस्य देश बन जाएगा। 12 देश ज़्यादातर पश्चिमी यूरोप हैं, फिर 13वां ये शामिल हुआ था, फिर साइप्रस 14वां, 15वां माल्टा, 16वां स्लोवाकिया शामिल हुआ, फिर एस्टोनिया, फिर लाताविया, लिथुआनिया, क्रोएशिया और अब 2026 में बुल्गारिया यूरोजोन में शामिल हो जाएगा जो कि यूरो मुद्रा इस्तेमाल करेगा। अगला प्रश्न है कि यूपीआई किस देश में 8वें देश के रूप में लागू होगा? भारत में तो यूपीआई चलती है, भारत के अलावा विदेशों में कहाँ कहाँ पर, और 8वां कौन सा देश है जो यूपीआई को अपनाएगा, इम्प्लीमेंट करेगा? तो ये कौन सा देश है? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है त्रिनिदाद और टोबैगो। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। किन किन देशों में है यूपीआई? तो भारत के अलावा तो यूएई, सिंगापुर, फ्रांस, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, मॉरिशस और त्रिनिदाद एंड टोबैगो। अगला प्रश्न है कि जनजातीय युवाओं के विकास के लिए कौन सी पहल शुरू की गई है? तो ट्राइबल यूथ के विकास के लिए शुरू की गई है तलाश योजना। ऑप्शन ए क्या है? तलाश। तो तलाश जो पहल है ये नेस्ट और यूनिसेफ के द्वारा शुरू की गई है और साथ में जो हमारा आदिवासी मंत्रालय है उसके द्वारा, जनजातीय मंत्रालय उसके द्वारा। नाम क्या है? तलाश। इसकी फुल फॉर्म बताऊं तो ये है ट्राइबल एप्टीट्यूड लाइफ स्किल एंड सेल्फ एस्टीम हब। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला पूर्णतः एआई से संचालित शहर कौन सा बनेगा? कहाँ बनेगा? तो भारत का पहला फुली एआई कंट्रोल्ड सिटी बनेगा लखनऊ। एन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि 2025 का अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किस पुस्तक को मिला है? तो अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है हार्ट लैम्प। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि 2025 का विश्व खाद्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो विश्व खाद्य पुरस्कार मिला है, इसका सही जवाब क्या होगा? ये मिला है मारियंगोला हुनगिरिया को। मारियंगेला हुनगिरिया। ऑप्शन ए। तो डॉक्टर मारियंगेला हुनगिरिया इन्हें विश्व खाद्य पुरस्कार मिला है, ये ब्राजील के हैं। तो इनकी विशेषता क्या है? सॉइल माइक्रोबायोलॉजी में यानी कि मृदा सूक्ष्म विज्ञान और सतत कृषि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में इनका योगदान क्या है? तो राइजोबिया बैक्टीरिया की किस्मों का विकास जो कि सोया पौधों को मृदा से अधिक नाइट्रोजन प्रदान करने में मदद करता है, इसलिए इन्हें दिया गया है। अगला प्रश्न है कि इंडियाज फाइनेंस मिनिस्टर डिफरेंट स्ट्रोक्स ये पुस्तक के लेखक कौन है? पुस्तक के लेखक आपको बताने हैं। तो इसके लेखक हैं भट्टाचार्य जी, ए के भट्टाचार्य। इंडियाज फाइनेंस मिनिस्टर डिफरेंट स्ट्रोक। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि 2025 की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत की रैंक क्या है? खुशहाली में भारत की रैंक क्या है? खुशहाली में भारत की रैंक है 118। तो 18। तो भारत की रैंक है 118। नंबर 1 पर आता है फिनलैंड जिसे हम पढ़ते हैं फनलैंड।
मजाक वाला, वहाँ पर इसीलिए खुशी है। डेनमार्क दूसरे पर है, नॉर्वे तीसरे पर है। सबसे निचले नंबर पर आते हैं अफगानिस्तान, जिम्बाब्वे और दक्षिण सूडान, और नंबर 1 पर है फिनलैंड। अगला प्रश्न है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम में, प्रेस वाले में, इसमें कितना रैंकिंग आती है भारत की इस समय 2025 में? तो इसमें भारत की रैंकिंग है बहुत ही नीचे, 151, तो 51, तो 80 देशों में 191वें स्थान पर है भारत। और टॉप देशों में नंबर 1 पर है नॉर्वे, फिर एस्टोनिया, फिर नीदरलैंड। सबसे निचले देशों की रैंकिंग की बात की जाए तो सबसे नीचे आता है इरिट्रिया, उत्तरी कोरिया, चीन, सीरिया और ईरान। ये जो रिपोर्ट है ये रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स इनके द्वारा जारी की जाती है। अगला प्रश्न है कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च पुल कौन सा बना? आर्च पुल मतलब जो ऐसे टाप वाला ना, ऐसे वाला आर्च पुल कहाँ पर बना है? तो ये बना है, इसका सही जवाब क्या होगा? चिनाब पुल पर, भारत में ही बना है। ये रहा चिनाब पुल, ये रहा आर्च पुल, और से रेलवे ये आर्च पुल है। तो 6 जून को प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन किया है, चिनाब नदी पर, चिनाब रेल पुल का। जम्मू कश्मीर में है ये, और ये उधमपुर, श्रीनगर और बारामूला रेल लिंक को जोड़ता है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च पुल है, एफल टावर से भी ऊंचा है, जो कि फ्रांस का है। अगला प्रश्न है, ये इसी योजना के तहत इसको शुरू किया गया है। इसकी विशेषताएं हैं, चिनाब जो रेल पुल है कि इसकी ऊंचाई कितनी है? 359 मीटर। आर्च जो है इसकी कितनी है? 467 मीटर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहा प्राणहिता वन्यजीव अभयारण्य, ये किस राज्य में स्थित है? तो प्राणहिता वन्यजीव जो अभयारण्य है ये है अपना वहाँ पर तेलंगाना में। इन 20 का सही जवाब होगा। तो हाल ही में तेलंगाना में चर्चा में क्यों रहा था? क्योंकि पर्यावरणीय चिंताओं के कारण जो प्राणहिता वन्यजीव अभयारण्य है ना, इसको प्रभावित करने वाले सड़क विस्तार परियोजनाओं को स्थगित कर दिया गया। वहाँ से सड़क बननी थी, परियोजनाएं बननी थी, लेकिन इसको स्थगित कर दिया गया इस परियोजना को, इसलिए काफ़ी चर्चा में रहा, काफ़ी मीडिया में चर्चा का विषय बना रहा। इसलिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है कहाँ पर ये प्राणहिता वन्यजीव अभयारण्य? तो ये तेलंगाना में है, याद रखिएगा। और अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है कि 97th ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? तो ऑस्कर अवार्ड मिला है बेस्ट फिल्म का अनोरा को। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। तो बाकी पुरस्कार भी देख लेते, मैंने यहीं पर लगा दिए। बाफ्ता पुरस्कार जो है इसमें कॉन्क्लेव बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है ब्रैडी कॉर्बेट, बेस्ट एक्टर का अवार्ड एड्रियन ब्रोडी, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिकी मेडिसन, और ऑस्कर में अनोरा बेस्ट मूवी का अवार्ड है, बेस्ट डायरेक्टर एंड शॉन बेकर, बेस्ट एक्टर एड्रियन ब्रोडी, और बेस्ट एक्ट्रेस वही मिकी मेडिसन। और साथ ही में हमारा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 का में आटम फीचर फिल्म, सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म गुलमोहर, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ऋषभ शेट्टी, क्योंकि पिछले भी पूछ लिए जाते हैं ना, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री नित्या मेनन और मानसी पारेख, और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सूरज बड़जात्या। जो एमी अवार्ड है, एल्बम ऑफ द ईयर बियोंसे, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर केंड्रिक लैमर, सॉन्ग ऑफ द ईयर ये भी केंड्रिक लैमर का, कौन सा? नॉट लाइक अस। और भारतीय अभिनेत्री कह रहा हूँ, भारतीय अमेरिकी संगीतकार थी जिनका नाम था चंद्रिका टंडन, इनकी एल्बम है त्रिवेणी। इसको सर्वश्रेष्ठ न्यू एज एल्बम श्रेणी में भी ग्रैमी का पुरस्कार मिला है, याद रखिएगा। ये आईफा अवार्ड है, लापता लेडीज, ये पढ़ लेना आप एक बार, सारे अवार्ड मैंने यहाँ पर दे दिए हैं। एक्टर का कार्तिक आर्यन, नितांशी गोयल एक्ट्रेस, किरण राव निर्देशक। अगला प्रश्न है कि 2024 के लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड में वर्ल्ड स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला है? तो वर्ल्ड स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है, ये सही कौन सा ही हो रहा? मोंडो डुप्लेंटिस। 20 का सही जवाब है। लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड जो होता है ये दुनिया भर के जो एथलीट होते हैं ना को दिया जाता है, जिन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया होता है। तो सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी में ऑर्मेन मोंडो डुप्लेंटिस को मिला है, और सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी सिमोन बाइल्स, और विश्व वर्ष की सर्वश्रेष्ठ टीम कौन सी है? स्पेन की रियल मैड्रिड। अगला प्रश्न है कि हाल ही में यूनेस्को ने मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में भारत के किन 2 प्राचीन ग्रंथों को शामिल किया है? यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में भारत के किन 2 प्राचीन ग्रंथों को शामिल किया गया है? तो श्रीमद् भगवद गीता और नाट्य शास्त्र को शामिल किया गया है।
तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। तो कौन कौन से, मैं इसको आपको पढ़ा भी चुका हूँ। भगवत गीता और नाट्यशास्त्र को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है। और आपको भगवत गीता के बारे में पता ही है, महर्षि वेदव्यास ने इसकी रचना की है। और जो महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास ने की है। और श्रीमद् भगवत गीता महाभारत के भीष्म पर्व में वर्णित है। और गीता में कुल 700 श्लोक और 18 अध्याय हैं। और नाट्य शास्त्र की रचना भरत मुनि ने की है, इसमें 36,000 श्लोक हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर पंबन ब्रिज का उद्घाटन किया है? तो पंबन ब्रिज का उद्घाटन किया है तमिलनाडु में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने पंबन ब्रिज का उद्घाटन किया है। तो जो ये क्या कहते हैं, पंबन रेल पुल का उद्घाटन किया है, रामनाथपुरम को रामेश्वरम द्वीप से जोड़ता है। 535 करोड़ की लागत से ये बनाया गया है। अगला प्रश्न है कि सरकार के द्वारा अप्रैल 2025 से संशोधित मानदंडों के अनुसार, जो आपको पता है एमएसएमई की जो डेफिनेशन थी उसे चेंज कर दिया गया है। जो माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज थे ना, तो चेंज कर दिया गया है। इसमें ये पूछा गया है कि मीडियम जो एंटरप्राइज है, मीडियम एंटरप्राइज में अधिकतम निवेश सीमा कितनी रखी गई है, जिसे मीडियम एंटरप्राइज कहा जाएगा? 125 करोड़। देखिए, एमएसएमई माइक्रो एंटरप्राइज, स्मॉल एंटरप्राइज, मीडियम एंटरप्राइज, इसके बाद में फिर जो बड़ी कंपनियां आ जाती हैं लार्ज एंटरप्राइज। तो माइक्रो एंटरप्राइज पहले जिन्हें कहा जाता था, मैंने यहाँ पर प्रीवियस और जो अब बदल चुका है, पहले जिनकी इन्वेस्टमेंट होती थी 1 करोड़ और क्या कहते हैं टर्नओवर होता था 5 करोड़, मतलब टर्नओवर मतलब सेल 5 करोड़ का, इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ की। अब वो बदल कर 1 से 2.5 करोड़ और 5 का 10 करोड़ कर दिया गया। तो इन्वेस्टमेंट में 2.5 गुना परिवर्तन किया गया है। और क्या कहते हैं टर्नओवर में 2 गुना हर जगह। यहाँ पर भी आप देखोगे स्मॉल पहले 10 करोड़ का था, 25 करोड़, तो 2.5 करोड़ 2.5 गुना परिवर्तन किया गया है। और यहाँ पर 50 का 100 कर दिया गया। ये 50 से 125 कर दिया गया मीडियम एंटरप्राइज इन्वेस्टमेंट लिमिट। और टर्नओवर लिमिट जो 250 करोड़ की दुगना करके 500 करोड़ कर दिया। अगला प्रश्न है कि भारतीय मूल की अमेरिकी संगीतकार चंद्रिका टंडन ने जो ग्रैमी अवार्ड 2025 में किस एल्बम के लिए बेस्ट न्यू एज एल्बम एम्बियंट या चैंट एल्बम का पुरस्कार जीता है? कौन सी था एल्बम? त्रिवेणी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। तो अगला प्रश्न देखें। अगला तो ये देखिए, ग्रैमी अवार्ड में आपको पढ़ा भी दिया था कौन सा एल्बम ऑफ द ईयर, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री मित्र योजना के तहत भारत में क्या स्थापित किए जाएंगे जो वस्त्र क्षेत्र को बढ़ावा देंगे, टेक्सटाइल सेक्टर को बढ़ावा देंगे? तो टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। और पीएम मित्र योजना के तहत नए टेक्सटाइल पार्क भारत में बनाए जाएंगे। और इसमें आप देखेंगे तो 7 पीएम मित्र पार्क बनाए जाएंगे। तमिलनाडु के विरुधुनगर में, तेलंगाना के वारंगल में, गुजरात के नवसारी में, कर्नाटक के कलबुर्गी, मध्य प्रदेश के धार, उत्तर प्रदेश के लखनऊ और महाराष्ट्र के अमरावती। ये मैप में भी आपको लोकेशन बता दी गई है। अगला प्रश्न है कि 2025 के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार, बेस्ट फीचर फिल्म का पुरस्कार तो मिला है 12th फिल्म मूवी को। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड 12वीं फिल्म को मिला। अगला प्रश्न देखते हैं। नासा ने हाल ही में पृथ्वी, ये लिस्ट जो है मैंने आपको दे दी है, इसकी पीडीएफ में आपको दे ही दूंगा। तो सर्वश्रेष्ठ निर्देशन सब कुछ जो अपडेट वगैरह आपको टेलीग्राम पे मिल जाता है। टेलीग्राम का लिंक इसको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही दिया हुआ है। तो सर्वश्रेष्ठ निर्देशन सुदीप्तो सेन द केरला स्टोरी के लिए, बेस्ट एक्टर का वो शाहरुख खान, विक्रांत मैसी को, बेस्ट एक्ट्रेस का रानी मुखर्जी को। अगला प्रश्न है कि नासा ने हाल ही में पृथ्वी का एक टेम्पररी दूसरा चंद्रमा खोजा है, सेकंड मून, टेम्पररी मून खोजा है, इसका नाम क्या है? इसका नाम उन्होंने रखा है 2025 में खोजा गया, तो PN7 रखा गया इसका नाम। तो नासा ने पृथ्वी का एक अस्थायी चंद्रमा 2025 PN7 खोजा है। यह असली चांद नहीं है, बल्कि सूर्य की कक्षा में घूमने वाला क्वासी मून है। और ये पृथ्वी के पास से यह धीरे धीरे चलता हुआ दिखाई देता है। और ये जैसे चंद्रमा की तो एक ऑर्बिट है ना, वैसे इसकी कोई ऑर्बिट फिक्स नहीं है, स्थायी नहीं है। और इसको पृथ्वी के पास घूमता हुआ दिखाई देता है, चलता दिखाई देता है। इसका नाम रखा गया PN7, जो कि पृथ्वी के सबसे पास के बिंदु पर लगभग 40 लाख किलोमीटर और सबसे दूर 1.7 करोड़ किलोमीटर दूर रहता है। और इसकी खोज यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई के द्वारा की गई है और नासा ने इसकी पुष्टि की है। और यह लगभग 60 वर्षों से पृथ्वी के पास है और 2083 तक पास ही रह सकता है पृथ्वी। याद रखिएगा क्या नाम इसका रखा गया है, PN7।
अब अगला प्रश्न है कि 2025 में ग्लोबल फाइनेंस के द्वारा विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक यानी कि वर्ल्ड्स बेस्ट कंज्यूमर बैंक का पुरस्कार किस भारतीय बैंक को मिला है? मिला है एसबीआई को, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि 2 अक्टूबर 2025 को उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में 89 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। ये कौन से निम्नलिखित में से कौन से हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध कलाकार थे जिनका निधन हो गया है? ये थे पंडित छन्नूलाल मिश्रा का हाल ही में निधन हुआ है। पंडित छन्नूलाल मिश्र ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के प्रमुख कलाकार थे और ये ख्याल, ठुमरी, कजरी, भजन और अर्ध शास्त्रीय विधाओं के पारंगत थे। इनका जन्म की बात की जाए तो आजमगढ़ में इनका जन्म हुआ था और भक्ति और संगीत का संगम प्रस्तुत किया। रामचरितमानस और भक्ति पर चौपाई गाई है इन्होंने। बनारस घराने के प्रमुख गायक थे। पद्म भूषण से इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। अब अगला प्रश्न है कि भारत का पहला आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त जिला कौन सा बना है? तो पहला आधिकारिक रूप से बाल विवाह जो मुक्त जिला बना है ये छत्तीसगढ़ का ही बालोद जिला, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अब अगला प्रश्न देखें, तो अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे आरबीआई का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है? तो आरबीआई के गवर्नर होते हैं, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। तो श्री चंद्र मुर्मू को हाल ही में डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। तो गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा। डिप्टी गवर्नर की बात की जाए तो 4 टी रविशंकर, स्वामीनाथन, पूनम गुप्ता और हाल ही में बने हैं श्रीश चंद्र मुर्मू। अगला प्रश्न है कि एशिया कप 2025 के फाइनल में कौन जीता है? तो आपको पता ही है भारत जीत गया है। भारत ने पाकिस्तान को हराया था। अगला प्रश्न है कि भारत ने 2025 के इस प्रतिष्ठित लड़ाकू विमान को सेवा से अलविदा कह दिया। तो बहुत सालों तक इस लड़ाकू विमान ने भारत को सर्विस दी है, अपनी सेवा दी है। अब इसे रिटायर कर दिया गया ऑफिशियली। MiG-21 बहुत सारी से आपने दुर्घटनाएं सुनी होंगी। अब हाल ही में बहुत सारी दुर्घटनाएं से हो जाती थी। बहुत ही पुराना ये लड़ाकू विमान था MiG-21। 1963 से लेकर 2025 तक इसने अपनी सर्विस दी है। पहली बार इसे चंडीगढ़ एयरबेस में शामिल किया गया था। भारत ने 870 प्लस विमान वाले खरीदे थे MiG-21। अगला प्रश्न है कि 17 सितंबर 2025 को किस देश और पाकिस्तान ने आपसी रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत और सऊदी अरेबिया ने आपस में हस्ताक्षर किया है कि पाकिस्तान पर हमला सऊदी अरेबिया पर हमला माना जाएगा और सऊदी अरेबिया पे हमला पाकिस्तान पे हमला माना जाएगा। मतलब दोनों देश मिलकर युद्ध करेंगे। अगला प्रश्न है कि 57 किलोग्राम महिला वर्ग में विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक किस भारतीय मुक्केबाज ने जीता है? इस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में इस कैटेगरी में जीता है भारतीय कौन है? जैस्मिन लेम्बोरिया ने जीता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है कार्की, सुशीला कार्की। अगला प्रश्न है कि मदर मैरी कम्स टू मी इस पुस्तक की लेखिका कौन है? अरुंधति रॉय। अगला प्रश्न देखें, तो अगला प्रश्न है कि 2026 में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? तो बैडमिंटन का जो वर्ल्ड चैंपियनशिप होगी इसकी मेजबानी भारत करेगा। अगला प्रश्न है कि 34वां सरस्वती सम्मान वर्ष 2024 किसे दिया गया? तो सरस्वती सम्मान भी 2025 का मिला नहीं है। ये दिया गया है ये रहे महामहोपाध्याय साधु भद्रेश दास को। साधु भद्रेश दास। तो ये स्वामी नारायण की जो संस्कृत की कृति थी स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा, इसके लिए इन्हें प्रदान किया गया। ये AK बिरला फाउंडेशन के द्वारा सरस्वती कर दिया जाता है, सरस्वती सम्मान। अगला प्रश्न है कि शिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है जहां से हाल ही में भारत चीन व्यापार पुनः शुरू होने की सहमति मिली है? तो ये कहाँ पर है शिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश के? तो ये किन्नौर, ऑप्शन ए किन्नौर में है, किन्नौर जिले में। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए। आगे चलें, तो अगला प्रश्न है कि भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने पशुधन खेती को आधिकारिक रूप से कृषि का दर्जा दिया है? जो आप पशु पालते हो, लाइव स्टॉक जिसे कहते हैं, जैसे गाय भैंस, इसको आधिकारिक कृषि का दर्जा दिया है। इसका सही जवाब होगा महाराष्ट्र, डी। अगला प्रश्न है कि पेन पिंटर पुरस्कार किसे दिया गया है 2025?
जो पेन प्रिंटर पुरस्कार है ये मिला है लीला अबोलेला को। ये रही लीला अबोलेला। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 के व्यक्तिगत श्रेणी में किसे सम्मानित किया गया है? तो ये जो जनसंख्या वाला पुरस्कार है इसे सम्मानित किया गया है वर्षा देशपांडे को। वर्षा देशपांडे महाराष्ट्र के सामाजिक कार्यकर्ता हैं और दलित महिला विकास मंडल के संस्थापक हैं। इन्हें 2025 का संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार लैंगिक समानता और प्रजनन अधिकार को बढ़ावा देने के लिए सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है कि भारत का 89th शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बना है? ये बना है रोहित कृष्णा एस। रोहित कृष्णा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स इस पुस्तक के लेख किसने लिखी है? वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर, ये डी वाई चंद्रचूड़ के द्वारा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। तो आज का आखिरी प्रश्न है कि शिबू सोरेन जिनका हाल ही में निधन हुआ है ये किस राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं? तो ये झारखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। तो अब आपको ज्योग्राफी की वीडियोस मिलेंगी यूट्यूब पर लगातार, और साथ में मैं स्टैटिक जीके भी पढ़ाऊंगा और ज्योग्राफी भी। ये पूरा जो पेड बैच होगा ना ये आपको यूट्यूब पर ही फ्री वीडियो मिलेंगी। और पॉलिटी का बैच अगर आपको ज्वाइन करना है, मैंने पूरा पढ़ा दिया है, तो ऐप स्टडी वाइन्स ऑफिशियल जो ऐप है तो डाउनलोड करके आप ज्वाइन कर लो और वहीं पर आपको ई बुक वगैरह भी मिल जाएगी। और अभी ऑफर चल रहा है दिवाली का, तो आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। धन्यवाद।